शिक्षा अधिग्रहण परिषद DAC। अक्सर आप न्यूज़ में देखते रहते होंगे इस तरीके के आर्टिकल्स हमेशा न्यूज़पेपर में कि DAC क्लियर्स दिस, DAC क्लियर्स दैट। DAC क्या है? एक बॉडी है। कोई फाइटर प्लेन खरीदना हो, कोई सबमरीन खरीदना हो, राइफलें खरीदनी हो, सैनिकों के लिए गोलियां खरीदनी हो, बुलेट प्रूफ जैकेट्स खरीदनी हो, जो भी खरीद फरोख्त होती है सेना की तरफ से। ये जो बैकग्राउंड में आपको इमेज दिख रहा है, एक बार इसको ध्यान से देखिए। ये जो बैकग्राउंड में जो इमेज है, ये इमेज ऐसे ही नहीं लगाई गई है। दिस इज़ ए इमेज ऑफ ए डेजर्ट। एक रेगिस्तान का डेजर्ट है और इस रेगिस्तान को कहते हैं कि ये विश्व का या पृथ्वी का सबसे पुराना रेगिस्तान है। दिस इज़ द ओल्डेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। ट्रेड एग्रीमेंट क्या होते हैं? देखो इसमें से ना ज़्यादातर चीज़ों से क्वेश्चन आ चुका है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करना, BPSC सेपा के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया है, एक्टा होगा यहाँ कहीं पे, एक्टा के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया है, ये रहा एक्टा, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ चुका है, और FTA के बारे में भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो दिस इज़ वन ऑफ द फेवरेट ऑफ। हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम एट द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ अरहत IAS। अरहत IAS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम करने वाले हैं लेक्चर 2 या सेशन 2, या फिर आप इसको सेकंड वीडियो कहिए, हमारे MCQ संग्रह प्रोग्राम का। MCQ संग्रह प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, जो इंट्रोडक्शन सेशन था जिसमें कि हमने ब्रीफली डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ ऑल अबाउट द संग्रह कोर्स, क्या फीचर्स हैं, क्या इसके डिटेल्स हैं, क्या क्या कंटेंट आपको मिलने वाला है, किस तरीके से हम कवर करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी इंट्रोडक्शन में। देन फर्स्ट जो लेक्चर था इसका, उसमें वी हैव डिस्कस्ड 50 क्वेश्चन। थोड़ी सी हमने स्ट्रैटेजी भी डिस्कस की थी, जैसा कि मैंने आपसे कमिट किया था कि वी विल डू समथिंग अराउंड 1000 to 2000 क्वेश्चंस। तो हम इसमें जो सीरीज़ है ना, ऐसे ही लेके चलेंगे जैसे लास्ट में हमने लास्ट सेशन में वी हैव डन 1 to 50 क्वेश्चन। तो इन दिस सेशन वी विल डू 51 to 100 क्वेश्चन, और ऐसे ही ये जो नंबर है ना, इसी तरीके से हम लेके जाएंगे 1000 तक। फाइन, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक अनाउंसमेंट और करना चाहूँगा मैं आज की, जिन बच्चों ने अर्पण कोर्स में, जो करंट अफेयर का हमारा अर्पण कोर्स है, दोज स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी टेकन एडमिशन इन द अर्पण कोर्स, जो एडमिशन ले चुके हैं या फिर जो लेने वाले हैं, वो अगर चाहें तो इस MCQ संग्रह कोर्स को, जो कि यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि ये सारा कंटेंट, ये सारे क्वेश्चंस उस कोर्स में कवर हो जाएंगे, ऑलरेडी कवर्ड है। तो रिपीटिशन ऑफ वर्क मत करिए कि आप 40 घंटे का लेक्चर यहाँ पे भी देखिए, फिर आपने अर्पण कोर्स भी ले रखा है। तो डू ओनली द अर्पण कोर्स, ये सारे मैटर उसमें इंक्लूडेड है। ओके, तो वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। स्टार्ट करते हैं मोदी जी की जो अभी 5 देशों की यात्रा थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज ऑन ए 5 नेशन टूर। इससे बहुत ही अलग अलग डिफरेंट नेचर के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन से हम डिस्कस करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई 2025 में 5 देशों के दौरे पर थे। ही वाज ऑन ए विजिट ऑफ 5 नेशंस। तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज नॉट अमंग द लिस्ट, कौन सी कंट्री में वो नहीं गए थे। तो देखो ये जो विजिट था ना प्राइम मिनिस्टर का, मैं इसे मैप के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगा। हम क्वेश्चन पे आएंगे, 1 सेकंड के लिए हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये देखो, ये जो विजिट था ना, इट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ साउथ साउथ कॉपरेशन। साउथ कॉपरेशन, दक्षिण सहयोग। ठीक है, दक्षिण सहयोग। अभी साउथ कॉपरेशन होता क्या है? देखिए, ये साउथ है, साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका तो पूरा ही साउथ में है, कॉन्टिनेंट ही। ठीक है, एशिया के साउथ में है इंडिया। तो दिस इज़ कॉल्ड साउथ कॉपरेशन। ऐसे देशों का समूह जो कि जियोग्राफिकली दक्षिण में या कि साउथ में लोकेटेड हैं, अगर वो कुछ ग्रुपिंग्स बनाते हैं तो उस समूह को या कोई एग्रीमेंट करते हैं या कोई पैक्ट करते हैं, तो दैट वी विल कॉल साउथ कॉपरेशन। ऐसा एक एग्जांपल आप याद करिए, ब्रिक्स हमने डिस्कस किया था। आज भी एक क्वेश्चन है आपका ब्रिक्स के ऊपर। ब्रिक्स क्या है? आप मेंस में इसे लिख भी सकते हो। ब्रिक्स एज ए ग्रुपिंग इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ साउथ कॉपरेशन। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा था, देखो 5 देशों की यात्रा पे गए थे। सबसे पहले कहाँ गए थे? वो घाना, अर्जेंटीना भी गए थे, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो भी गए थे, फिर ब्राज़ील भी गए थे, जहाँ की ब्राज़ील में उन्होंने क्या किया? ब्राज़ील में ब्रिक्स समिट को अटेंड किया। ओके, तो नाइजर वाज नॉट अमंग द लिस्ट। तो ये आपका आंसर हो जाता है नाइजर। अब इससे और क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं? एक तो आपने ये देखो, DD न्यूज़ का है ये आर्टिकल। एक तो ये 5 देशों के नाम आपने ध्यान रखने हैं कि किन देशों में वो गए थे। घाना, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील एंड नामीबिया। ओके, थोड़ी सी डिटेल्स देखेंगे इन कंट्रीज़ की हम
क्योंकि इससे भी क्वेश्चन, ये एक पैटर्न है बीपीएससी का, इफ़ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ ऑन ए विजिट टू ए नेशन, कोई बायलैटरल विजिट है, और ख़ासकर ऐसे केसेस में जब हमें पता चलता है कि 25 या 30 सालों के बाद प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट वहाँ पे गए हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, घाना जो है, घाना में और नामीबिया में अराउंड 30 ईयर्स के बाद, अराउंड 3 डिकेड्स, 3 दशकों के बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री वहाँ पे गए हैं, विजिट पे किया है, तो उस कंट्रीज़ के बेसिक डिटेल्स पूछ लिए जाते हैं। अगर घाना की ही हम बात करें तो घाना कहाँ लोकेटेड है, ये आपका घाना है, एक बार जो मैप में देख लेंगे, ठीक है, ये आपका घाना है एंड दिस इज़ योर नामीबिया, दिस इज़ नामीबिया। तो नामीबिया की लोकेशन क्या हो जाती है, साउथ अटलांटिक ओशियन में, और जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसका ये कौन सा हिस्सा है, दिस इज़ साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। ये कहाँ पर आएगा, ये आपके वेस्ट में आएगा, वेस्टर्न अफ्रीका में। दिस इज़ घाना, दिस इज़ नामीबिया, लोकेशन याद रखेंगे, ओके। और घाना के पास जो है बिल्कुल यहाँ पे क्या है, इस रीजन में है गल्फ ऑफ गुएना, गल्फ ऑफ गुएना, ये याद रखेंगे, गल्फ ऑफ गुएना यहाँ पर है। तो सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वेस्ट अफ्रीका का, यानी कि पश्चिम अफ्रीका का ये सेकंड मोस्ट, सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। कैपिटल एक्रा है। ये मोटे मोटे फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। इफ़ इट इज़ योर बैड लक तो ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो इसको अवॉइड नहीं करना है। लोकेशन कहाँ है, गल्फ ऑफ गुएना के पास है, मैंने आपको बताया गल्फ ऑफ गुएना यहाँ पर है। करेंसी सेडी बोलिए, केडी बोलिए, घनानियन सेडी। प्रेसिडेंट कौन है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में आए हैं, जॉन महामा। 3 डिकेड्स के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी या कोई भी भारत का प्रधानमंत्री वहाँ पे गए थे, और मोदी को वहाँ पे एक टाइटल दिया गया। आजकल मोदी जी को बहुत अवार्ड मिल रहे हैं, बहुत सारे देशों का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, फॉर एग्जांपल हमारे देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है, भारत रत्न है। तो उस तरीके से मोदी जी को यहाँ पे क्या कन्फर किया गया है, द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ घाना। आप ऐसा समझिए, ये घाना का भारत रत्न है, जिसका कि नाम ये है, उनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये दिया गया है। घाना हो गया। आपने नामीबिया की लोकेशन देख ली, अब थोड़ा सा नामीबिया को भी देख लेते हैं। ये जो बैकग्राउंड में आपको इमेज दिख रहा है, एक बार इसको ध्यान से देखिए। ये जो बैकग्राउंड में जो इमेज है, ये इमेज ऐसे ही नहीं लगाई गई है। दिस इज़ ए इमेज ऑफ ए डेजर्ट, एक रेगिस्तान का डेजर्ट है, और इस रेगिस्तान को कहते हैं कि ये विश्व का या पृथ्वी का सबसे पुराना रेगिस्तान है। दिस इज़ द ओल्डेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इस डेजर्ट का नाम क्या है, नामीब डेजर्ट। अच्छा क्वेश्चन इससे बन सकता है। लोकेशन क्या है, साउथ वेस्ट अफ्रीका, अभी मैंने आपको मैप में दिखाया। विंडहोक इसका कैपिटल है, करेंसी नामीबियन डॉलर है, और नामीबिया टू बिकम, ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू अडॉप्ट द यूपीआई सिस्टम। देखो, उनके पार्लियामेंट को एड्रेस किया था, वहाँ के संसद में गए थे मोदी जी, और जब उन्होंने स्पीच दिया वहाँ के संसद में, तो कैटेगोरिकली ये मेंशन किया कि आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट नामीबिया इज़ गोइंग टू बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू एक्सेप्ट द यूपीआई सिस्टम। यूपीआई क्या है, आप सभी लोग यूपीआई यूज़ करते होंगे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, फ़ोन पे, पेटीएम, जो भी आप यूपीआई में यूज़ करते हैं। तो अफ्रीका का पहला ऐसा कंट्री है नामीबिया जो कि यूपीआई सिस्टम अडॉप्ट करने वाला है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए, इस पर तो हम अगर आएंगे अभी थोड़ी देर में, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे पहला कंट्री कौन सा है जिसने यूपीआई सिस्टम, और कौन से कंट्रीज है जहाँ पे कि यूपीआई चलता है, आप उन कंट्रीज़ में भी जाके यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, सिंगापुर है, ये ऐसे कंट्रीज़ हैं। फ्रांस है। अगर पूछा जाए कि यूरोप में ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे कि यूपीआई चलता है, तो फ्रांस है। सबसे फर्स्ट कंट्री जिसने अडॉप्ट किया था यूपीआई को, तो दैट वाज भूटान, इसको याद रखेंगे। भूटान वाज द फर्स्ट कंट्री टू एक्सेप्ट यूपीआई। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कंट्री टू एक्सेप्ट यूपीआई इन इट्स फुल फॉर्मेट, और फुल स्केल पे, एक बड़े पैमाने पे एक्सेप्ट करने वाला जो देश है वो नेपाल है। एक्चुअली यही दोनों में फ़र्क ये है कि भूटान ने स्कैनर के थ्रू स्टार्ट किया था, और जब नेपाल ने स्टार्ट किया तो फुल फ्लेज, जैसा कि यूपीआई होता है, जैसे हम इंडिया में यूज़ करते हैं, सिमिलरली उसी तरीके से यूज़ किया था। तो अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं और ये वर्ड मेंशन रहता है कि फुल स्केल पे किस कंट्री ने सबसे पहली बार किया था, तो वो नेपाल है। और सिर्फ ये पूछा जा रहा है आपसे कि किस कंट्री ने सबसे पहली बार यूपीआई किया था, और भूटान अगर ऑप्शन में है तो फिर भूटान ही आंसर होगा। आगे आइए, नामीब डेजर्ट हमने देख लिया। नामीबिया पहला अफ्रीकन कंट्री है यूपीआई अडॉप्ट करने वाला, और मैंने आपको जो नाम बताया वो याद रखने हैं, फ्रांस, सिंगापुर वगैरह। प्रेसिडेंट है यहाँ के नंदी द्वैतवा, यहाँ पर भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर 3 डिकेड्स के बाद गए थे। यहाँ भी मोदी जी को
हाईएस्ट ऑर्डर मिला है उसका नाम क्या है? जैसे इस देश का अगर भारत रत्न अगर हम ऐसा बोलें तो ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट बेल्विडशिया मिराबिलिस, नामीबिया का ये हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है। देखो नाम ही इतना स्ट्रेंज है, एक बार आप नाम देख लोगे तो एग्ज़ाम में अगर ये नाम दिया रहता है तो यू कैन वेरी इजली रिकॉल। ओके, सेकंड क्वेश्चन, बोनालू फेस्टिवल की बात है। ये एक फेस्टिवल है, देखो तेलंगाना स्टेट कब बना था? 2014 में। तो 2014 में ही तेलंगाना ने इस फेस्टिवल को डिक्लेयर कर दिया था एज द स्टेट फेस्टिवल, उनका राजकीय या राज्य उत्सव। फेस्टिवल की कहानी क्या है? ये 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, वहाँ पर प्लेग वगैरह कुछ आया था टुवर्ड्स द एंड ऑफ 18th सेंचुरी और टुवर्ड्स द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, तभी फेस्टिवल स्टार्ट हुआ था। इस फेस्टिवल में बेसिकली करते क्या हैं? गॉडेस की वर्शिप करते हैं, महाकाली की। ऑफिशियली रिकॉग्नाइज सही हो जाएगा, ये भी सही है, महाकाली की पूजा करते हैं। और इसकी उत्पत्ति कब हुई है? 19th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में। तो तीनों ही सही हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। ये डिटेल्स हैं, कब मनाया जाता है? आषाढ़ में। वैसे आप PDF डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, और भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी होंगे अपार्ट फ्रॉम दिस। एक चीज़ को और ध्यान रखेंगे, बिहार का तो चलो हमें पता है, वी नो की मेजर फेस्टिवल जो है वो छठ पूजा है। जो नेबरिंग स्टेट है झारखंड, वहाँ का स्टेट फेस्टिवल कौन सा है? सरहुल है, तो ये भी याद रखेंगे, सरहुल। ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं नेबरिंग स्टेट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड GM क्रॉप्स? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होते हैं? जिनके जीन्स को मॉडिफाई कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल टमाटर का रंग लाल होता है, आपने उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग लगा के ऐसा टमाटर बना दिया जिसका कि रंग पर्पल है। आजकल ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आ रहे हैं, है ना, जो नेचुरल नहीं है, तो जिनमें इंजीनियरिंग की गई है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप उसी को कहते हैं। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझिए कि भारत का जो कृषि क्षेत्र है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, और जो डेयरी, जो दुग्ध उत्पादन क्षेत्र है, डेयरी सेक्टर, इसको सरकार ने काफ़ी सालों से प्रोटेक्ट करके रखा है इंटरनेशनल मार्केट से। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, अगर उनको ईजिली अलाउ कर दिया जाए इंडियन मार्केट में आने के लिए, एक्सेस दे दिया जाए, तो हमारे जो किसान हैं, जो कृषि मतलब कि जो पशुपालक हैं डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड, या फिर जो एग्रीकल्चर करने वाले फार्मर्स हैं, इनके जो इंटरेस्ट है ना, इनके इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। क्योंकि फिर फ्लड हो जाएगा हमारा मार्केट बाहर के। फिर आपको क्या होगा कि न्यूजीलैंड का और ऑस्ट्रेलिया का दूध, जैसे अभी आप मदर डेयरी का और अमूल का मिल्क यहाँ पे हर गली मोहल्ले में अवेलेबल होता है, फिर आपको न्यूजीलैंड का, सऊदी अरेबिया के डेयरी फार्म का, ऑस्ट्रेलिया का मिल्क यहाँ पे मिलेगा। तो फिर जाहिर सी बात है कई लोग उसे भी खरीदेंगे, तो फिर जो हमारे किसान हैं उनके इंटरेस्ट इसमें कॉम्प्रोमाइज़ होंगे। इसलिए हमारी सरकार ने बचा के रखा है। अब अमेरिका क्या करता है, वो WTO के थ्रू या किसी भी थ्रू बहुत सालों से प्रेशराइज़ कर रहा है इंडिया को कि आप अपना जो डेयरी सेक्टर है और कृषि सेक्टर है, इसको ओपन करिए, इसको खोलिए इंटरनेशनल मार्केट के लिए। और हमारी सरकार रिलेक्टेंट है, वो बिल्कुल मना कर देती है। तो इसी संदर्भ में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। इंडिया ने GM क्रॉप्स को अलाउ नहीं किया है। क्यों अलाउ नहीं किया है? GM क्रॉप्स होते क्या हैं, इसको आप समझिए। देखिए, गाँव में आपने देखा होगा कोई किसान, जैसे लौकी है, लौकी कहीं से लेके आया, उसने लौकी लगाया, या कोई और दूसरी सब्जी है, भिंडी वगैरह है, कोई वेजिटेबल है, तो जब वो मैच्योर हो जाता है तो उसके जो सीड्स होते हैं, अगले सीज़न में वो उसी के सीड्स को लगा लेते हैं, गांव में डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं सीड्स। आपने देखा होगा ना, विलेजेस में होता है। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल है। अगर वो GM क्रॉप होता तो आपने उसको एक बार लगाया, उसके जो सीड्स आएंगे ना वो यूज़लेस हैं। आप उसको अगर लगाओगे भी, ग्रो हो भी गया, तो उसमें प्रोडक्शन नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि किसान अब मजबूर हो गया है, उसे हर साल मार्केट से नई बीज, उसे कद्दू लगाना है, भिंडी लगाना है, कोई भी वेजिटेबल लगाना है, ही हैज़ टू बाय द सीड्स ईच ईयर फ्रॉम द मार्केट। तो वो डिपेंडेंट हो गया। अभी सीड्स बनाएगा कौन? जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो बनाएंगी, तो किसान उन पर डिपेंडेंट हो गया। तो ये तो इकोनॉमिकली उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना, इसलिए सरकार GM क्रॉप्स अलाउ नहीं करती। और दूसरा, पर्यावरण पे भी इसका बहुत नुकसान है, पर्यावरण को भी हार्म करेगा, क्योंकि फिर GM क्रॉप्स है, उसमें ज़्यादा पेस्टिसाइड्स लगेंगे, ज़्यादा फर्टिलाइज़र लगेंगे। तो फिलहाल इंडिया में सिर्फ BT कॉटन है जिसको कि अलाउ कर रखा है, वहाँ पे GM क्रॉप्स गवर्नमेंट ने। एक GM मस्टर्ड में भी अलाउ कर रखा है, लेकिन हम इसको आंसर में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि इसको अलाउ किया है विद सर्टन कंडीशंस, कुछ शर्तों के साथ। वो शर्तें कौन सी हैं? कि हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं करना चाहिए। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? BT कपास। हु हेड्स द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल?
रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC। अक्सर आप न्यूज़ में देखते रहते होगे इस तरीके के आर्टिकल्स हमेशा न्यूज़पेपर में कि DAC क्लियर्स दिस, DAC क्लियर्स दैट। DAC क्या है? एक बॉडी है। कोई फाइटर प्लेन खरीदना हो, कोई सबमरीन खरीदना हो, राइफलें खरीदनी हो, सैनिकों के लिए गोलियां खरीदनी हो, बुलेट प्रूफ जैकेट्स खरीदनी हो, जो भी खरीद फरोख्त होती है सेना की तरफ से वो DAC ही क्लियर करता है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? अधिग्रहण, खरीदना या फिर जमा करना, आप ऐसे समझिए। तो DAC ये फाइनल बॉडी है जो क्लियर करता है कि कितना बजट है, हमें क्या चाहिए, किस कंट्री से क्या लेना है। तो इनके अप्रूवल के बाद ही कोई चीज़ फिर परचेज में जाती है। ओके, तो आपसे क्या पूछा जा रहा था कि हेड कौन करता है? तो इसके जो हेड होते हैं वो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, यानी कि रक्षा मंत्री। एक बार आप देख लेंगे, बाकी के मेंबर्स भी आपसे पूछा जा सकता है। इसमें एक तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के जो चीफ हैं, आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ और नेवी चीफ, वो होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट डिफेंस सेक्रेटरी होते हैं, जो CDS हैं वो होते हैं, और सेक्रेटरी होते हैं डिफेंस प्रोडक्शन के, और डायरेक्टर होते हैं डायरेक्टर जनरल एक्विजिशन के। तो ये कॉम्पोजिशन है। कैसी बॉडी है ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होना चाहिए। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि सरकार के द्वारा बनाई गई है। कब बनाई गई है? 2001 में। पर्पस क्या है? टू एंश्योर एक्सपीडिशियस प्रोक्योरमेंट ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स। जो प्रोसेस है खरीदने का, इसमें कोई ब्यूरोक्रेटिक लैग ना हो, रेड टेपिज्म में ये ना फंस जाए कि फाइलें पड़ी हुई हैं, सिग्नेचर नहीं हो रहा है। क्योंकि डिफेंस की चीज़ें तो इमरजेंसी की चीज़ें होती हैं ना, वो तो टाइमली प्रोक्योर करना होता है। तो इसी वजह से ये स्पेशल बॉडी बनाई गई है। कौन सी बॉडी? DAC, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। द 17 ब्रिक्स समिट। अभी हमने 5 देशों की यात्रा डिस्कस की, 5 कंट्रीज़ की, मोदी जी की। ओके, तो वो ब्राज़ील भी गए थे, और ब्राज़ील में उन्होंने क्या किया? ब्रिक्स समिट को अटेंड किया। कहाँ पे हुआ था? रियो डी जनेरियो में, ब्राज़ील में। अब आपको देखना है, इट इज़ अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक देशों का ही तो समूह है ब्रिक्स, तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारा गलत हो जाता है पहला। द ब्रिक्स कंप्राइजेज ऑफ 11 कंट्रीज, करेक्ट। अभी हम देखेंगे कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। 2026 ब्रिक्स समिट विल बी हेल्ड इन इंडिया। इस साल कहाँ हुआ है? 2025 का समिट हुआ है ब्राज़ील में, रियो डी जनेरियो में। और जो अगला समिट है 2026 का, वो कहाँ होगा? वो इंडिया में होगा। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। तो कितने सही हो गए? ओनली 2, केवल 2। थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं हम ब्रिक्स की। इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है। देखो इसकी थोड़ी सी आप कहानी समझो। सबसे पहले एक बॉडी हुआ करती थी IBSA, आज से लगभग 15-20 साल पहले एक बॉडी हुआ करती थी IBSA। IBSA मीन्स इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। सिर्फ 3 कंट्रीज़ की ये ग्रुपिंग थी। उसके बाद क्या हुआ? इसमें चाइना ऐड हुआ और रशिया ऐड हुआ। तो इसमें अगर आप चाइना ऐड कर दोगे और रशिया ऐड कर दोगे तो ये क्या बन गया? इसका नाम ब्रिक्स कर दिया गया। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। कई सालों से सिर्फ इसमें ये 5 नेशंस थे, 5 कंट्रीज़। हाल ही में क्या हुआ है, लास्ट 1 और 2 ईयर्स में बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसको ज्वाइन करने की इच्छा दिखाई। इसको ना एक बैलेंस की तरह देखा जा रहा है। जैसे यूनाइटेड नेशन ग्रुप है ना, संयुक्त राष्ट्र समूह है, तो एक काउंटर बैलेंस की तरह ब्रिक्स को देखा जा रहा है। क्योंकि यूनाइटेड नेशन में क्या होता है, यूरोप की और अमेरिका की मनमानी चलती है, उनकी मोनोपोली है। तो एक तो साउथ साउथ कॉपरेशन मैंने बताया आपको, दक्षिण दक्षिण सहयोग। तो जो अभी डेवलपिंग नेशंस हैं, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं हुआ अभी, जो विकसित नहीं, विकासशील जो देश हैं, तो उन देशों का एक समूह आप इसको कह सकते हो, यूएनओ की मनमानी को काउंटर करने के लिए। जैसे कि फिर वर्ल्ड बैंक है, तो वर्ल्ड बैंक को काउंटर करने के लिए इन्होंने बैंक भी बनाया है जिसका कि नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये भी याद रखेंगे, न्यू डेवलपमेंट, यहाँ कहीं लिखा होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है? ब्रिक्स का बैंक है। तो मेंबर्स देखो, 5 मेंबर्स तो पहले से थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। रिसेंटली अभी किन कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया है? सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, UAE, इथोपिया, इंडोनेशिया और ईरान। तो अफ्रीका के अब कितने हो गए कंट्रीज़? साउथ अफ्रीका और इथोपिया। तो ये भी आप ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे भी कि अफ्रीकन कंट्रीज़ कौन सी हैं ब्रिक्स में, अफ्रीकन कौन से 2 देश हैं? तो एक तो हो गया आपका इथोपिया और एक हो गया साउथ अफ्रीका। 2001 में गोल्डमैन सैक के कोई इकोनॉमिस्ट थे, कोई अर्थशास्त्री थे, उन्होंने सजेस्ट किया था ये, ओके, ये नाम, ये एक्रोनिम ब्रिक्स। फर्स्ट ब्रिक्स मीटिंग कब हुई थी?
2006 में, साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया 2011 में, और जो 6 नए मेंबर्स हैं 2024-25 में ज्वाइन किया है, कि जो 6 नए मेंबर्स अभी हमने देखे हैं, ये मैंने आपसे बताया। ठीक है। पीएम मोदी ने 70th ब्रिक्स समिट अटेंड किया, कहाँ पे हुआ था? ब्राज़ील में। किस जगह पे? रियो डी जेनेरियो में, और ये इनके बैंक का है नाम। इसके पिछले वाला देख लेते हैं। ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, इस साल कहाँ पे हुआ है इनका समिट, अगले साल कहाँ होगा, और लास्ट ईयर कहाँ हुआ था, ये तीनों देखना होता है हमें। तो कज़ान रशिया में हुआ था 16 2024 में। अभी जो रिसेंटली हुआ है इसी मंथ में 2025 में हुआ है ब्राज़ील में, और 18 जो है इंडिया में होगा अगले साल। बिहार हैज़ रिसेंटली एस्टेब्लिश साइबर पुलिस स्टेशन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट। बिहार ने ऐसा फैसला किया है कि जितने भी ज़िले हैं सारे के सारे 38 डिस्ट्रिक्ट्स में वो क्या कर रहे हैं, साइबर पुलिस स्टेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि क्या पर्पस होगा, आप देखिए पहले पढ़िए इसको। दिस पुलिस स्टेशन आर टू मेंट कर्व साइबर क्राइम्स। साइबर क्राइम्स बहुत हो रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, फिशिंग हो गया, ये सब चीज़ें, और डिजिटल अरेस्ट हो गया, ये चीज़ें बहुत हो रही हैं, तो उनको कर्व करने के लिए बनाया गया है। सेकंड, ये तो सही हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, हिंदी में पढ़ते हैं। साइबर धोखाधड़ी के प्रत्येक मामले में पुलिस शिकायत दर्ज करने के लिए उस स्थान पर जाएगी। जी नहीं, उस स्थान पर तो जाएगी, प्रत्येक मामले में नहीं जाएगी, नॉट इन ईच केस। जहाँ पे कि वुमेन इन्वॉल्व होगी एज ए विक्टिम, या फिर कुछ चाइल्ड इन्वॉल्व होगा, महिलाएं और बच्चे जहाँ इन्वॉल्व होंगे, वहाँ पर पुलिस जो घटना स्थल है वहाँ पर जाके जो भी उनकी छानबीन करनी है, जो भी इन्वेस्टिगेशन करना है वो करेगी। तो ये गलत हो जाता है। हर पुलिस स्टेशन को डीएसपी रैंक का ऑफिसर लीड करेगा, ये करेक्ट है। ठीक है। तो मे बी आफ्टर द रिजल्ट आप में से भी कोई साइबर पुलिस स्टेशन का हेड बन सकता है आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स। दिस पुलिस स्टेशन विल फंक्शन 24/7, ये काम करेंगे, ये भी सही है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा था, कौन सा सही नहीं है? तो जो फर्स्ट है ये सही नहीं है ना, ये गलत है ना। ये हर केस में पुलिस घटनास्थल पे नहीं जाएगी, सिर्फ महिलाओं और बच्चों के केस में जाएगी। द बिहार गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड टू ओपन एज मैनी एज 44 न्यू साइबर पुलिस स्टेशन अक्रॉस 38 डिस्ट्रिक्ट्स। तो मे बी जैसे पटना जैसे बड़े शहर हैं वहाँ पे एक से ज़्यादा साइबर पुलिस स्टेशन हो। द पर्पज़ इज़ टू क्रैक डाउन द ग्रोइंग नंबर ऑफ साइबर फ्रॉड। ये हमने डिस्कस कर लिया, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। EOU आ रहा है यहाँ पे। EOU विल एक्ट एज द नोडल यूनिट इन ऑल साइबर क्राइम्स। EOU क्या है? EOU का नाम आपने लास्ट ईयर बहुत सुना होगा। जब भी ऐसी कोई बात आती है ना, किसी एग्ज़ाम का पेपर लीक हो गया, या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया है, फिर एलिगेशंस हैं, तो न्यूज़पेपर में हमेशा ये नाम बार बार आता है, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे EOU को। इतना ही है इसमें। कैमूर रिकवरी प्रोजेक्ट इन बिहार प्राइमरली फोकस ऑन। कैमूर, देखो जो कैमूर हिल्स है बिहार का, पहले तो बिहार के मैप में इसका लोकेशन देखेंगे, कैमूर हिल्स कहाँ पर है, वहाँ पे एडजॉइनिंग 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं। दूसरा, ये आपका ये बिहार जियोग्राफी का स्टैटिक पोर्शन है, कोर स्टैटिक पोर्शन है, और करंट अफेयर में है ये। क्यों है करंट अफेयर में? देखिए क्या बात हो रही है, कैमूर रिकवरी प्रोजेक्ट की। क्या रिकवरी करने की बात कर रहे हैं? टाइगर प्रेजेंस है वहाँ पे कैमूर में, लेकिन वो डिग्रेड हो रहा है, और तो उनके कंजर्वेशन के लिए रीस्टोरिंग डिग्रेडेड हैबिटेट्स एंड इंक्रीजिंग प्रे स्पीशीज अबेंडेंट टू सपोर्ट टाइगर कंजर्वेशन। प्रे स्पीशीज़ क्या होता है? अब टाइगर के लिए प्रे स्पीशीज़ क्या है? हिरन है, चीतल है, चिंकारा है, ऐसी चीज़ें जो हैं जिन पे कि फीड करता है टाइगर। खरगोश हो गया, जिन पे भी वो फीड करता है तो वो प्रे है, मतलब कि टाइगर का खाना है। तो अगर प्रे की आबादी कम हो जाएगी तो इट्स ऑब्वियस ना कि फिर टाइगर को फूड नहीं मिलेगा सफिशिएंट, तो टाइगर की भी पॉपुलेशन कम होगी। तो रीस्टोर करना है जो डिग्रेडेड हैबिटेट्स हैं प्रे को, उनके प्रे को, और टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड है ये। सेकंड हो जाएगा बाघ संरक्षण। कैमूर रिकवरी प्रोजेक्ट है, इससे ना बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें बहुत सारा डाटा है, मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ, एक बार देख लेंगे। सबसे पहली बात तो ये, हम सभी जानते हैं बिहार में जंगल बहुत कम है, जो फॉरेस्ट कवर है बिहार का बहुत कम है। कितना है अभी फॉरेस्ट कवर? रिसेंट डाटा के अकॉर्डिंग 7.73%, ऐसा ही कुछ है। टोटल भू क्षेत्र का, टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 7.73% कुछ फॉरेस्ट है बिहार में। तो जंगल कम है, जाहिर सी बात है, तो फिर बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व जैसी चीज़ें भी कम होंगी ना, ऐसी चीज़ें फॉरेस्ट में ही तो होती हैं। तो बिहार का सबसे बड़ा ये प्रोटेक्टेड एरिया है। प्रोटेक्टेड एरिया क्या होते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, यही होते हैं। इट फोकसेस ऑन
किसकी बात हो रही है? कैमूर रिकवरी प्रोजेक्ट की। इट फोकसेस ऑन रीस्टोरिंग डिग्रेडेड हैबिटेट्स, इंक्रीजिंग प्रे स्पीशीज, ठीक है, रिवर्सिंग टाइगर ऑकरेंसेस, मतलब कि हम कुछ ऐसा करें कि टाइगर हमें वहाँ पे दिखाई दे ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, दिस सेंचुरी कहाँ पर है? एक प्लेटू पे सिचुएटेड है, एक पठार पे, सोन नदी के बीच में, झारखंड से लगता हुआ बॉर्डर, कहाँ पर? दक्षिण में, साउथ में, और कर्मनाशा रिवर से बॉर्डर लगता हुआ वेस्ट में। तो आप ऐसा समझिए कि जैसे कि ये अगर आपका कैमूर प्लेटू है, अगर ये आपका कैमूर प्लेटू है, तो ये क्या कह रहा है? सोन रिवर बॉर्डरिंग झारखंड टू द साउथ। तो यहाँ पे सोन रिवर कहीं है, इधर झारखंड है इसके नीचे। ओके, और क्या कह रहा है? बॉर्डरिंग उत्तर प्रदेश टू द वेस्ट, कर्मनासा रिवर। तो यहाँ कहीं कर्मनासा होगा, इधर कहीं कर्मनासा होगा वेस्ट में। वेस्ट में क्या है इसके? यूपी। ये आपका कैमूर का प्लेटू हो गया, जहाँ पे कि कैमूर रिकवरी प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं। एक चीज़ और है इसमें इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान देंगे। मुंडेश्वरी टेम्पल, इसे ये भी कहा जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट हिंदू टेम्पल, सबसे प्राचीन हिंदू मंदिर, बिहार का नहीं इंडिया का, इसे माना जाता है मुंडेश्वरी टेम्पल को। एक कबीला है, एक ट्राइब है, ओरांव ट्राइब, इनकी उत्पत्ति इसी प्लेटू से हुई है। दे हैव बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैमूर प्लेटू, ऐसा माना जाता है। द कैमूर हिल्स आर रिनोन्ड फॉर देयर लाइमस्टोन रिसोर्सेज की बात करें तो वहाँ चूना पत्थर, सैंडस्टोन एंड शील्स ये मिलते हैं। और जो डालमिया सीमेंट है, क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा जाता है, पूछा गया है एक दो बार कि डालमिया सीमेंट जो है बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो डालमिया सीमेंट जो है ना, ये कैमूर प्लेटू जो है उसके फुट हिल्स पे ही है, उसके नीचे ही है। ओबियस है ना, उनको रॉ मटेरियल वहीं से मिल जाता होगा कैमूर प्लेटू से, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको एक्सप्लेनेशन में। तो इसमें 4-5 बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इनफैक्ट एक दो तो आ भी चुके हैं पहले बीपीएससी में, तो इसे मिस नहीं करेंगे। कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है? कॉलेजियम प्रणाली एक सिस्टम बना रखा है इंडिया के जजेस ने। देखो, जुडिशरी के पास पावर है कि वो अपना स्टाफ खुद हायर कर सकता है। जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है? एक कॉलेजियम होता है, वो नाम अपॉइंट करता है। 10 लोगों का नाम अपॉइंट कर दिया, किसको? सरकार को। फिर सरकार उन्हीं 10 लोगों में से, अब सरकार की मजबूरी है, जिनका नाम है कॉलेजियम सिस्टम ने जिनका नाम भेजा है, रिकमेंड किया है, उसी में से आपको चुनना है। उसके बाहर का किसी को आप जज नहीं बना सकते ऐसे। तो फिर आप कह सकते हो कि इनडायरेक्टली कौन जज बनेगा सुप्रीम कोर्ट का? वो सुप्रीम कोर्ट के जज ही डिसाइड कर रहे हैं। हाई कोर्ट में नया जज कौन आएगा? वो हाई कोर्ट के जज ही डिसाइड कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली एक फ्रिक्शन का इशू है, किसके बीच में? जुडिशियरी। ये बहुत बड़ा इशू है, मेंस में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार आ चुके हैं। जुडिशियरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो देखते हो हमेशा, अभी निशिकांत दुबे आई गेस जो एमपी हैं, बिहार से ही हैं, उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया था पार्लियामेंट में खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट को। फिर जो उपराष्ट्रपति हैं धनखड़ जी, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उनका कि जुडिशरी अपनी मनमानी कर रही है। जुडिशियल एक्टिविज़म एक शब्द होता है। जुडिशियल एक्टिविज़म आप समझते हो? जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज सडनली किसी को भी ऑर्डर दे देते हैं कि यमुना में ये चीज़ बंद करवाओ, इस नाले की सफाई करवाओ, ठीक है, ये फेस्टिवल यहाँ पे रैली नहीं निकलेगी, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। एक्चुअली ये काम जुडिशरी का नहीं है ना, ये काम किसका है? कार्यपालिका का है, एग्जीक्यूटिव का काम है ये। तो इसको बोलते हैं जुडिशियल ओवर रीच। जुडिशियल, ये सब टर्म्स आप धीरे धीरे जानना सीखिए। जुडिशियल ओवर रीच, ओवर रीच इसका मतलब क्या होता है कि न्यायपालिका जो है उनका जो दायरा है अपने दायरे से बाहर जा रही है, इसलिए जुडिशियल ओवर रीच इसको कहते हैं। तो कॉलेजियम सिस्टम आप समझ गए। एक ग्रुप होता है जजेस का जो कि नाम रिकमेंड करता है सरकार को। फिर जब फाइनली प्रेसिडेंट का एसेंट लग जाता है उस पर, प्रेसिडेंट की परमिशन हो गई, उसके बाद वो फिर उनकी अपॉइंटमेंट फाइनल होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट साइंस द वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट, ये सही है। अब कॉलेजियम सिस्टम कहाँ से इमर्ज हुआ है? सेकंड जज केस से। तो 3 केसेस हैं, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं इससे। तो आप सिर्फ कुछ नहीं तो कम से कम एटलीस्ट साल तो जानो कि किस साल में कौन सा केस हुआ था। तो कॉलेजियम सिस्टम कहाँ से इमर्ज होकर आया है? सेकंड जज केस से। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। देखो कौन सा आर्टिकल प्रेसिडेंट को ये पावर देता है? आर्टिकल 124। ओके, हाई कोर्ट के लिए 217 और इसमें
सुप्रीम कोर्ट के लिए 124। इसके तहत ही प्रेसिडेंट, जब इन लोगों ने नाम सजेस्ट किया जजेस ने, प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दिया, उसके बाद जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, प्रेसिडेंट इज़ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ना, कार्यपालिका का ही हिस्सा है राष्ट्रपति भी, तो उसके बाद फिर उनकी अपॉइंटमेंट फाइनल हो गई। सेकंड जज केस में ये आया था 1993 में। यहाँ पे एक टर्म है कंसल्टेशन रियली मीन्स कंकरेंस। इसका मतलब वही होता है घुमा फिरा के कि जो नाम उन्होंने भेजे हैं वही नाम उसी में से आपको सेलेक्ट करना है। कॉलेजियम सिस्टम इज़ नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है तो आप कह सकते हो कि ये सिस्टम जो है, ये जो व्यवस्था है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर की है। इट इवॉल्व थ्रू ए ट्रायोलॉजी ऑफ लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। कौन कौन से हैं जजमेंट्स? सेकंड जज केस, फर्स्ट जज केस 1981 का, सेकंड जज केस 93 से आया है। देखो ये कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो जो फर्स्ट जज केस हुआ ना, उसमें क्या बोला गया, जैसे आप वो पढ़ते होगे ना, फंडामेंटल राइट्स सुपीरियर है या डीपीएसपी सुपीरियर है, हम उसे पढ़ते हैं ना, मेनका गांधी केस और केशवानंदन भारती केस, मिनर्वा मिल केस, तो उससे इवॉल्व होके आया कि फंडामेंटल राइट सुपीरियर है डीपीएसपी से। चलो, तो फर्स्ट जज केस में क्या हुआ कि एग्जीक्यूटिव को प्राइमेसी दी गई कि भाई ये जो बोलेंगे वही होगा, एग्जीक्यूटिव या नहीं कार्यपालिका जो बोलेंगे। सेकंड जज केस में आया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिल गई प्राइमेसी कि जो जजेस बोलेंगे वो होगा। थर्ड जज केस में क्या आया, एक्सपांडेड द कॉलेजियम टू इंक्लूड द सीजेआई एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो कॉलेजियम में कौन है, एक तो चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, और 4 और जो सीनियर जजेस हैं वो हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, द नोडल एजेंसी एस्टेब्लिश टू प्रमोट, एनेबल एंड रेगुलेट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। इसरो का क्या काम है, हम सभी लोग जानते हैं, सैटेलाइट्स लॉन्च करना, स्पेस में इंडिया की प्रेजेंस को बढ़ाना। तो एक अलग से बॉडी बनाई गई है। आप बीच में न्यूज़ में सुनते होंगे कि इसरो ने रिकॉर्ड बनाया है, एक साथ एक बार में 115 सैटेलाइट्स लॉन्च किए। एक्चुअली क्या है ना कि सैटेलाइट तो नासा भी कमर्शियली लॉन्च करता है, कमर्शियली मतलब दूसरे देशों के, जापान भी करता है, रशिया भी करता है, लेकिन इंडिया बहुत कम प्राइस में। आपने सुना होगा ना कि इंटरस्टेलर या ऐसी कोई मूवी है कि ग्रेविटी मूवी है, हॉलीवुड की कोई मूवी है, वो मूवी जितने बजट में बनी थी उससे कम पैसे में हमने मार्स पे मिशन ही भेज दिया। मतलब आप जो मूवी बना रहे हो उससे कम पैसे में हम मिशन, एक्चुअल का रियल का मिशन हम मंगल ग्रह पे भेज दिया इंडिया वालों ने। तो जो हमारी टेक्नोलॉजी है ना इंडिया की, वो बहुत सस्ती है। जो काम नासा $100 मिलियन में कर रही है ना, हम उसको 20-30 मिलियन डॉलर में कर ले रहे हैं। तो बहुत सारी अब इससे क्या होगा, दूसरे कंट्रीज़ जिनको कि सैटेलाइट, अगर रशिया में कोई प्राइवेट कंपनी है, उनको अपने प्राइवेट सैटेलाइट चाहिए, तो वो रशिया से या फिर अमेरिका से ना भेज के वो चाहेंगे कि इसरो उनकी सैटेलाइट को लॉन्च कर दे। इसलिए इसरो को ऐसे बहुत ऑर्डर मिलते हैं इंटरनेशनल। इसरो ने क्या किया, एक तो एंट्रिक्स बना दिया। एंट्रिक्स क्या है, इसरो का कमर्शियल आर्म है, आप ऐसा बोल सकते हो, इसका व्यावसायिक आर्म है, एक कमर्शियल आर्म है जो कि बिज़नेस लेके आता है इसरो के लिए। और इन स्पेस क्या है, इन स्पेस प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इसरो में करना, या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी में जो प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन होते हैं ना, उसके लिए इन स्पेस है। तो फ़र्क दोनों का याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट दोनों है। ये क्वेश्चन इन स्पेस पे आया है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप एंट्रिक्स को भूल जाएंगे। एंट्रिक्स इज़ ए कमर्शियल आर्म और इन स्पेस का काम है प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, ये इन स्पेस की डिटेल्स हैं, इन स्पेस की डिटेल्स को देख लेंगे एक बार। प्रमोट, एनेबल, ऑथोराइज एंड सुपरवाइज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, शेयर्स इसरो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सपर्टीज विद प्राइवेट एंटिटीज़। तो इसरो की जो भी लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म है या इसरो के जो रॉकेट्स हैं या जो भी टेक्नोलॉजी इसरो के पास है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी कल को आती है, सपोज़ करो टाटा है या रिलायंस है, ऐसी कोई कंपनी, गोदरेज है या फिर महिंद्रा है, ऐसी कोई कंपनी आती है कि हमें सैटेलाइट लॉन्च करना है या स्पेस पे कोई मिशन भेजना है, तो वो इसरो का इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर कर सकते हैं, मतलब यूज़ कर सकते हैं। इसरो और प्राइवेट सेक्टर के बीच में एक लिंक है। कौन है लिंक? इन स्पेस। एलन मस्क ने एक पार्टी बनाई है। देखो अमेरिका में कई दशकों से, या आप कह सकते हो 100 सालों से ज़्यादा से भी, अमेरिका की डेमोक्रेसी तो बहुत पुरानी है ना, अमेरिका को तो आज़ाद हुए कई 200-300 साल हो गए। तो 2 ही पार्टियाँ हैं वहाँ पे। कौन सी पार्टी है? डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। अभी जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो किस पार्टी के हैं? रिपब्लिकन पार्टी के। ये याद रखेंगे, डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि इसी साल हुआ है ना इलेक्शन। तो डोनाल्ड ट्रंप ही बिलोंग्स टू रिपब्लिकन पार्टी। इससे पहले जो थे वो डेमोक्रेटिक पार्टी के थे।
तो एक्चुअली हुआ क्या, जब इलेक्शन से पहले इलॉन मस्क ने बहुत उनको सपोर्ट किया, फंडिंग भी की डोनाल्ड ट्रंप की या फिर कहिए आप रिपब्लिकन पार्टी की, और बहुत उनको सपोर्ट किया इस उम्मीद में कि वो प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद ऐसी नीतियाँ लेके आएंगे, ऐसी पॉलिसीज़ लेके आएंगे जैसा कि एलन मस्क चाहते थे। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं है। अभी ट्रंप साहब बिल्कुल ही वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। तो इससे नाखुश होकर एलन मस्क ने डिक्लेयर कर दिया कि मैं अपनी अलग पार्टी बनाऊंगा। उस पार्टी का नाम क्या है? अमेरिका पार्टी। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। ये देखो, कई बार सिर्फ हेडलाइंस देख लेने से ही काम हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप उस न्यूज़ पीस में जाके, ये CNN का है, कि उसके आप अंदर जाके पूरी खबर को पढ़िए। कई बार सिर्फ बाहर से हम हेडलाइंस देख लेते हैं तो हमारा काम आसानी से हो जाता है। द टर्म गिरमिटिया रिफर्स टू इंडियन लेबरर्स हु माइग्रेट्स ओवरसीज। देखो, ऐसे जो कंट्रीज़ हैं ना, गिरमिटिया क्या होता है? गांधी जी ने एक बार कहा था, ये गांधी जी का स्टेटमेंट है कि आई एम द फर्स्ट गिरमिटिया, मैं सबसे पहला गिरमिटिया हूँ। गिरमिटिया मतलब क्या? आप मजदूर कह सकते हो। ये जो वर्ड है इंडेंचर्ड लेबर, ऐसे जो देश है ना, जैसे मॉरिशियस है, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो है, फिजी है, और भी ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, 5-6 कंट्रीज़ हैं। तो इन कंट्रीज़ में जो लोग हैं ना आज जो रह रहे हैं, बेसिकली वो सारे लोग बिहार के ही हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो कि मॉरिशस में जितने लोग हैं सारे बिहारी हैं, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो में जितने लोग हैं वो सारे बिहारी हैं। और रियलिटी में हैं। कैसे हैं? देखो, कुछ साल पहले अभी कमला प्रसाद बिसेसर आई थी, आई गेस ट्रिनिडेड एंड टोबैगो या फिर मॉरिशस की प्राइम मिनिस्टर थी। तो वो बिहार में अपने गाँव में भी गई जहाँ से कि उसके दादा थे। आप इस चीज़ को समझिए कि 1883 में क्या होता है, इसके आंसर पे हम बाद में आएंगे। 1883 में जो दास प्रथा है या फिर जो स्लेवरी है उसको एबोलिश कर दिया जाता है, स्लेवरी ख़त्म हो जाती है। लेकिन पूरी दुनिया में कॉलोनीज़ थी ब्रिटेन की, मतलब जिन देशों पे कब्जा कर रखा था ब्रिटेन ने। अब वहाँ पे क्या, शुगर केन प्लांटेशन ही लगा रहे थे बहुत बड़े स्केल पे। कई आइलैंड कंट्रीज़ थी, जैसे मॉरिशस आइलैंड कंट्री है, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो है आइलैंड कंट्री है। तो वहाँ पे शुगर केन की, कहीं कॉफ़ी की, कहीं टी की, चाय पत्ती की, इसकी खेती बहुत लार्ज स्केल पे कर रहे थे। अब उनको चाहिए लेबर, तो यूरोप से अमेरिका से तो कोई लेबर जाएगा नहीं, तो वो इंडिया से लेके जाते थे लोगों को। और इंडिया से जो लोग गए उसमें सबसे ज़्यादा लोग थे पूर्वांचल और बिहार के। पूर्वांचल मतलब आपका वाराणसी, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर वाला क्षेत्र जो है, और अपना बिहार। तो इस क्षेत्र से काफ़ी लोग गए, हज़ारों में गए लोग, और लोग वहीं सेटल हो गए। इसमें से कई जगह ऐसी थी जो अनइनहेबिटेड थी, मतलब वहाँ पहले इंसान रहते ही नहीं थे। कई ऐसे आइलैंड्स थे छोटे छोटे, तो यहाँ से लोग गए, वहाँ पे सेटल हो गए। फिर उनकी अगली जनरेशन, आज आप जाओगे तो वो लोग सूट पहनते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन उनके जो रूट्स हैं, उनका जो ब्लड है, उनका जो DNA है, वो कहाँ का है? बिहार का ही है। तो इसीलिए ऐसी कंट्रीज़ को, ये देखो कौन सी कंट्रीज़ है, गुयाना है, सूरीनेम है, फिजी, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, मॉरिशियस, साउथ अफ्रीका में भी गए थे। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, तो गांधी जी ने कहा है ऐसा कि आई एम द फर्स्ट गिरमिटिया। तो उसी पे एक बुक लिखी गई है। ये मैं सिर्फ आपको स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये बुक किसने लिखी है। ये मुझे कहीं मिल गया था तो मैंने कॉपी कर लिया, गिरिराज किशोर। इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट आई एम द फर्स्ट गिरमिटिया। ये किसका कथन है, किसका वाक्य है कि मैं पहला गिरमिटिया हूँ? उसमें आपको दे दिया जाएगा अम्बेडकर, पटेल, गांधी, ऐसा करके। तो याद रखना है, गांधी जी का स्टेटमेंट था जब वो साउथ अफ्रीका में थे, तब उन्होंने बोला था। गिरमिटिया किनको कहा जा रहा है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूज द टर्म। उनकी जो लड़ाई थी, महात्मा गांधी हिमसेल्फ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ साउथ अफ्रीका फाइटिंग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूज द टर्म गिरमिटिया। इस शब्द को सबसे पहले गांधी जी ने इस्तेमाल किया था। तो जो इंडेंजर्ड लेबर्स थे, जिनको यहाँ से लेके जाया गया था, किस लिए? प्लांटेशन के लिए लेके जाया गया था। और कहाँ से? पूर्वांचल और बिहार से। सेम ऐसे स्टोरी कनाडा की भी है। कनाडा में इतने पंजाबी क्यों हैं, आपने कभी सोचा है? ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उनको कुछ को एज ए लेबरर और कुछ को एज ए सोल्जर्स वहाँ पे लेके जाते थे। कनाडा में बहुत सारे पंजाब क्षेत्र के, जो पंजाब रेजिमेंट के या वहाँ के से जो रिक्रूटमेंट हुई, बहाली हुई, उनको कनाडा लेके गए। तो वो लोग, काफ़ी लोग वहीं पे सेटल हो गए। फिर और किसी को बुला लिया, अपने किन को, किसी रिश्तेदार को। ये कारण है कि कनाडा में इतने सारे पंजाबी हैं। मतलब आपने कभी सोचा होगा ना, ये कनाडा में इतने मराठी क्यों नहीं है, इतने गुजराती क्यों नहीं है? तो उसका रीज़न भी 18-19 सेंचुरी के हिस्ट्री में ही है। द क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव। क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज आती है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और USA, ये 4 कंट्रीज हैं। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? देखो, क्रिटिकल मिनरल्स
कोई भी ऐसा मिनरल्स जो आपकी डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके देश में कम उपलब्ध है, तो वो क्रिटिकल मिनरल हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि जो इंडिया के लिए क्रिटिकल मिनरल है वही अमेरिका के लिए भी हो। सपोज़ करो हमें सिलिकॉन की बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिलिकॉन मान लो कि इंडिया में नहीं पाया जाता, तो वो हमारे लिए क्रिटिकल मिनरल हो गया। लेकिन अगर अमेरिका में अच्छी खासी उसमें तादाद में पाया जाता है, तो अमेरिका के लिए नहीं होगा। तो हर देश की क्रिटिकल मिनरल की जो डेफिनेशन है, जो लिस्टिंग है, वो अलग अलग होती है। अब क्वाड क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव, क्वाड क्रिटिकल मिनरल हिंदी में भी वही लिखा है, इनिशिएटिव प्राइमरली एम्स टू एड्रेस ग्लोबल, किस बारे में है ये? अब क्रिटिकल मिनरल्स हर देश के लिए ज़रूरी है। मोबाइल फ़ोन्स में लगता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लगता है, सोलर पैनल्स में लगता है, तो हर देश के पास ये होना चाहिए। लेकिन इसको, एक तो इसके संसाधन, इसके रिसोर्सेज और इसको प्रोसेसिंग करने की टेक्नोलॉजी जिसके पास होगी वही निकाल पाएगा धरती में से क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स होता क्या है ना, क्यों इसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू है? जैसे कोयले की खान है, या बॉक्साइट और है, या एल्युमिनियम का कोई और है, वहाँ से आप हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ऐसे कुछ लोहे का है, वहाँ से आप निकाल रहे हो, और तो बहुत ज़्यादा पूरा पहाड़ आप निकाल लेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे तो थोड़ा सा निकलेगा क्रिटिकल मिनरल। ये इशू है, इसलिए ये कीमती होता है। पाए हर जगह जाते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी और मैन पावर और पैसा बहुत लगता है इनको एक्सट्रैक्ट करने में। तो एज ऑफ नाउ अभी सिचुएशन ये है कि पूरे वर्ल्ड का जो सप्लाई चेन है क्रिटिकल मिनरल्स का, वो 2/3 पे चाइना ने कब्जा कर रखा है। ठीक है, 2/3 जो हिस्सा है वो चाइना के पास है। अब कई कंट्रीज़ के चाइना से अच्छे रिलेशन नहीं है, तो चाइना सीधा धमकी देता है कि मैं आपको क्रिटिकल मिनरल दूंगा ही नहीं। आप सोलर पैनल कैसे बनाओगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल कैसे बनाओगे? आजकल आ रहे हैं ना टेस्ला वगैरह की जो गाड़ियाँ, बिना क्रिटिकल मिनरल्स के वो बन ही नहीं सकती। तो इनका पर्पज़ क्या है? डाइवर्सिफाइंग एंड सिक्योरिंग द सप्लाई चेन टू रिड्यूस रिलायंस ऑन ए सिंगल सोर्स। अभी क्या है, पूरी दुनिया चाइना पे ही निर्भर है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, तो चाइना किसी को भी धमकी देता रहता है, खास करके अमेरिका को, कि मैं आपको नहीं दूंगा क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स एक बार देख लेंगे क्या होते हैं, यूजेस क्या है। जैसे लिथियम आयन बैटरीज में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, रेयर अर्थ मेटल्स में, ठीक है। जैसे विंड टरबाइन है जो पवन चक्की होती है उसमें लगता है, सोलर पैनल्स में लगते हैं। ये इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्रिटिकल मिनरल्स के क्या यूजेस हैं। और इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने लिस्ट दिया है 30 क्रिटिकल मिनरल्स का। ये लिस्ट है, आप आराम से इसको वीडियो को पॉज करके देख लेंगे, वैसे आपको ये PDF नोट्स में भी मिल जाएगा। द रिपोर्ट टाइटल केमिकल इंडस्ट्री पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन। जो केमिकल्स है ना, एसिड्स वगैरह जो भी होते हैं, केमिकल्स, मेडिसिन की बात नहीं कर रहे हैं, केमिकल्स की बात कर रहे हैं, रसायन। तो केमिकल्स इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है, तो पूरे वर्ल्ड में जो केमिकल्स का बिजनेस है उसमें इंडिया की भी क्या हिस्सेदारी है? उसकी हिस्सेदारी है इंडिया की अराउंड 3.5% के आसपास है। लेकिन भारत चाहता क्या है कि साल 2030 तक इस शेयर को 5 से 6% के आसपास लेके जाया जाए। कब तक? 2030 तक। तो इसी से संबंधित ये रिपोर्ट आया है। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले में बताया था, जिन बच्चों ने नहीं देखा है इंट्रोडक्शन ज़रूर देखना, अदरवाइज़ आप को रिलेट नहीं कर पाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और क्यों पढ़ा रहा हूँ। आज मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी नहीं शो कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट सेशन में आपको काफ़ी क्वेश्चन शो कर दिए थे। ये सारे BPSC के पैटर्न वाले क्वेश्चन हैं। मैंने क्या बताया था इंट्रो में कि नीति आयोग का कोई रिपोर्ट है, किसी मिनिस्ट्री का है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नीति आयोग का ये रिपोर्ट है ना ये, तो ऑब्वियसली। और क्रिटिकल मिनरल तो वैसे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार इज़ कंस्ट्रक्टिंग इट्स लार्जेस्ट क्लीन पावर प्रोजेक्ट 2480 मेगावाट का ये नवादा में बना रहा है। क्या बना रहा है? पम्प्ड स्टोरेज पावर प्लांट। फैक्चुअल क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है। हाउ इज़ इसराइल ईरान कन्फ्लिक्ट अफेक्टिंग इंडियाज़ इकोनॉमी? देखो ईरान कहाँ पर है? मिडिल ईस्ट में है, गल्फ़ में है। तो ओबियसली हम ईरान से भी ऑयल इंपोर्ट करते हैं, जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल ख़रीदते हैं। तो ईरान और इसराइल का वॉर चल रहा है, तो क्या होगा? सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब होगा, और जब वो डिस्टर्ब होगा तो तेलों की कीमतें महंगी होगी। तेल हम कैसे खरीदते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व से। ये भी हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व क्या होता है। हम उससे ट्रेड बैलेंस जो होता है दूसरी कंट्रीज़ को पेमेंट करने के लिए फॉरेक्स को यूज़ करते हैं। तो अगर तेल महंगा हो रहा है तो सपोज़ करो कि आज हमारा, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, इतना कम तो नहीं है, मान लो कि आप हमारा इतना $1 बिलियन है फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व, और अगर तेल की कीमतें महंगी होती गई तो ये धीरे धीरे घटता जाएगा ना। तो ये हमारी इकोनॉमी की हेल्थ को दिखाता है। जितना कम फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज
उतना ही कमज़ोर अर्थव्यवस्था हम बनते जाएंगे। तो इसलिए चिंता का विषय है। प्रेशर ऑन फॉरेक्स रिजर्व ड्यू टू हाई ऑयल प्राइसेस। हाई ऑयल प्राइसेस क्यों है? क्योंकि युद्ध की वजह से सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ देखना और ज़रूरी है। क्या है? इंडिया कहाँ से कितना तेल लेता है? तो इसे कहीं आप नोट करके रख लेना। सबसे नंबर 1 पे कौन सा है हाईएस्ट? ये 2025 का डाटा है। देखो रीसेंट डाटा है मई 2025 का, तो एग्ज़ाम तक के लिए सफिशिएंट है। इससे लेटेस्ट और क्या ये डाटा आएगा। सबसे ज़्यादा हम कच्चा तेल कहाँ से खरीदते हैं? रशिया से। कितना? 40%। सेकंड नंबर पे क्या है? इराक। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, इसको आप ऐसे लिख लो कहीं, रशिया, उसके बाद इराक, देन इराक के बाद क्या है? 12% सऊदी अरेबिया, मैं सिर्फ सऊदी लिख रहा हूँ। उसके बाद 10% यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। उसके बाद अदर्स, और कंट्री में आप देखोगे तो उसके बाद यूएस। फर्स्ट सेकंड थर्ड याद रखना, रशिया, इराक और सऊदी, ये 3 कंट्रीज़ हैं जिनसे कि इंडिया सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल खरीदता है। द गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे रिसेंटली इन न्यूज़। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे किससे कनेक्ट करता है? पूर्वांचल से कनेक्ट करता है। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये है तो यूपी का, लेकिन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। और दूसरी चीज़ ये याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे कहाँ पर है? इंडिया में टोटल कितने एक्सप्रेसवे हैं अभी? एज ऑफ नाउ इंडिया में टोटल कितने एक्सप्रेसवे हैं? 11 एक्सप्रेसवे हैं। इसको कहीं नोट कर लेंगे। इंडिया में टोटल 11 एक्सप्रेसवे हैं। सबसे ज़्यादा किसी स्टेट में है? उत्तर प्रदेश में है। बिहार में कितने एक्सप्रेसवे हैं? बिहार में कितना एक्सप्रेसवे है? सिर्फ एक है। कौन सा? गंगा एक्सप्रेसवे। इसका कोई और भी नाम है, बापू या लोकनायक। हाँ, लोकनायक एक्सप्रेसवे, ऐसा करके कुछ और भी नाम है इसका, देख लेना आप लोग। गंगा एक्सप्रेसवे बोलते हैं। वैसे एक ही एक्सप्रेसवे है बिहार में, है ना। व्हाट डज आरबीआई सस्पेंशन ऑफ वीआरआर वेरिएबल रेट रेपो ऑक्शन इंडिकेट? सबसे पहले तो आइए रेपो पे। रेपो क्या होता है? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? ये आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये रिजर्व बैंक है। अब रिजर्व बैंक क्या है? जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका आईसीआईसीआई हो गया, एसबीआई हो गया, मान लीजिए कोटक महिंद्रा है, ऐसे जो बैंक हैं उनको आरबीआई पैसे देता है। ठीक है, तो किस रेट पे जो पैसा दे रहा है इनको, पैसे ऐसे फ्री में नहीं दे रहा है, वो पैसे उनको रिटर्न भी करने होते हैं। ठीक है, उसी से इनका बिजनेस चलता है ना। उनको जिस रेट पे पैसे दे रहा है उसको कहते हैं हम रेपो रेट। अब एसबीआई के पास, एसबीआई में 10,000 लोगों ने अकाउंट खुलवाया, एसबीआई के पास बहुत सारा पैसा आ गया, तो बैंक पे थोड़ी रखेंगे। वो क्या करते हैं? वो आरबीआई के पास डिपॉजिट करते हैं। तो आरबीआई उनको जब इंटरेस्ट देती है तो उसको कहते हैं रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो, रिवर्स रेपो का मतलब समझ रहे हो? रिवर्स रेपो में किसको पैसा मिल रहा है? इनको इंटरेस्ट मिल रहा है, और रेपो में आरबीआई इनसे इंटरेस्ट ले रही है। ये रेपो और रिवर्स रेपो का फ़र्क है। तो इसमें भी 2 किस्म के होते हैं, रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट। एक तो होते हैं फिक्स्ड और एक होते हैं वेरिएबल। फिक्स का मतलब है कि पहले से फिक्स्ड है कि कितना परसेंटेज इंटरेस्ट हमें मिलेगा। वेरिएबल का मतलब वो मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग वेरी करता है, उसमें उतार चढ़ाव होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट डज आरबीआई सस्पेंशन ऑफ वीआरआर वेरिएबल रेट रेपो ऑक्शन इंडिकेट। अब इसमें क्या होता है ना, ऑक्शन होता है, जो बैंक ज़्यादा बोली लगाएगी उसको पैसा मिलेगा आरबीआई का। पैसा कैसे मिलता है? सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में, इस तरीके से। तो इससे क्या होगा, इसको अगर सस्पेंड कर देगा आरबीआई, एक्सेस लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। लिक्विडिटी का मतलब समझते हैं आप लोग? अतिरिक्त तरलता। लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विड मनी क्या होता है? आपके पास कितना ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम है। डिस्पोजेबल इनकम मतलब ऐसा पैसा जो आप खर्च कर सकते हो। जैसे आपके पास ज़मीन होगी, वो ज़मीन इज़ नॉट ए डिस्पोजेबल इनकम। सबसे आसानी से, ऐसा भी एक क्वेश्चन आया था एक बार किसी एग्ज़ाम में, 4 ऑप्शन दे दिए गए थे, पैसा, सोना, ज़मीन और क्रिप्टो करेंसी। तो इन चीज़ों में से सबसे ज़्यादा लिक्विड कौन सा चीज़ है, ये सबसे ज़्यादा तरल कौन सा चीज़ है? तो इसको आप ऐसे समझिए, जिस चीज़ से सबसे आसानी से आपका काम हो जाए। मुझे कुछ खाने को चाहिए, मैं सबसे पैसा दूंगा, तुरंत मुझे वो मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं ज़मीन दे के वो खाना ले सकता हूँ क्या? ज़मीन दे के आप कहीं से कपड़े खरीद सकते हो? नहीं ना। तो उसकी लिक्विडिटी कम हो गई। इमीडिएटली जिससे आपका ट्रांजैक्शन हो जाए वो सबसे ज़्यादा लिक्विड है। तो सबसे ज़्यादा लिक्विड क्या है? ऑब्वियसली मनी ही है।
एक्सेस लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। फिक्स रेपो रेट और वेरिएबल रेपो रेट क्या होता है? फिक्स में मैंने आपको बताया कि प्री डिटरमाइंड फिक्स्ड रेट होता है, और वेरिएबल में क्या होता है, मार्केट लिक्विडिटी फ्लक्चुएट्स करती है ना, तभी इसको यूज़ किया जाता है। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मैनेजमेंट है ये, ठीक है, शॉर्ट टर्म है, और ये रेगुलर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF। फिक्स्ड रेपो रेट है, वेरिएबल रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, इसीलिए मैंने बताया था शायद इंट्रोडक्शन में कि जिन बच्चों का इकोनॉमी बिल्कुल वीक है ना, जो भी प्रिपरेशन जिन्होंने स्टार्ट किया है या नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देना है, तो एक बुक है, इसको एक बार ज़रूर पढ़ लेना। बहुत छोटी सी बुक है, ज़्यादा मैटर नहीं है इसमें। इंडियन इकोनॉमी की कॉन्सेप्ट्स। इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर हैं लेखक जी शंकर गणेश, ठीक है। रेपो रेट की डेफिनेशन है, रेपो रेट क्या होता है मैंने आपको बता दिया। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। आप ऐसा समझिए कि स्टेट बैंक के पास बहुत सारा पैसा है, तो स्टेट बैंक क्या करेगा, आपको बुलाएगा कि चलो पहले 6% पे हम लोन दे रहे थे, आप 4% पे लोन ले जाइए, हमारे बैंकों में बहुत पैसा पड़ा है। अगर बैंकों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो बैंक यही करेंगे ना, उनको उस पैसे को रख के सड़ाना थोड़ी है, उनको रिटर्न चाहिए उस पैसे से। तो जो लोन का रेट है, इंटरेस्ट रेट, वो कम करके लोगों को पैसे बांटना शुरू कर देंगे। अब जब लोगों को पैसे बांटना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, सबके पास बहुत सारा पैसा है, तो सबके पास ज़्यादा पैसा है। पैसा समझिए कि किसी चाय की दुकान पे सिर्फ 3 कप चाय है, ठीक है ना, और वहाँ 3 लोग गए हैं, चाय वाला बोल रहा है कि 10 रुपये की चाय है। इसको समझिए कि महंगाई क्या होती है। सिर्फ 3 कप चाय है, 3 लोग ही पीने वाले हैं, और तीनों की जेब में 10 रुपये हैं, तो 11 रुपये कोई नहीं दे रहा है उसको, तो इन्फ्लेशन नहीं होगा। लेकिन तीनों की जेब में 300 रुपये हैं, तो वो क्या बोलेंगे, मेरे को सबसे पहले एक कोई और आ गया चौथा, तो वो बोलेगा कि मैं 100 रुपये दूंगा इस चाय का, तो महंगाई हो गई। इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। महंगाई के चीज़ों की कीमत हमेशा उतनी ही रहती है, चीज़ों की कीमत बढ़ती है, घटती नहीं है। महंगाई का मतलब क्या होता है? महंगाई का मतलब ये होता है कि देयर इज़ एक्सेस मनी फ्लोटिंग इन द मार्केट, मार्केट में अत्यधिक ज़्यादा पैसा घूम रहा है। इकोनॉमी के टर्म्स में इसको महंगाई कहते हैं। आगे बढ़िए। इंडिया एंड US आर वर्किंग ऑन इंटरिम ट्रेड डील, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल फीचर ऑफ सच डील। स्टार्टिंग में मैंने अभी किसी क्वेश्चन में बताया, ट्रेड वॉर सॉर्ट ऑफ चल रहा है, अमेरिका प्रेशराइज कर रहा है इंडिया को कि आप अपने मार्केट्स को ओपन करिए, तो इसमें क्या है, कंप्लीट फ्री ट्रेड ऑन सर्विसेज, ये डिमांड कर रहा है अमेरिका कि पूरा फ्री ट्रेड, और हम भी डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि देखो अमेरिका चाहता है कि वो कोई भी सामान आके यहाँ पे बेचे बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, और हम चाहते हैं कि हम उसको कोई सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, अमेरिका में कोई सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, तो वो उस पर टैरिफ ना लगाए, वो उस पर टैक्स ना लगाए। तो ऐसी नेगोशिएशन अभी चल रही है, और USA धमकी भी दे रहा है कि नहीं लगाओगे तो मैं सैंक्शन लगा दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा। और कल की न्यूज़ है, बांग्लादेश पे अमेरिका ने 35% का सैंक्शन लगाया है, टैरिफ लगाया है, ये याद रखिएगा। बांग्लादेश पे 35% का टैरिफ लगाया है, कल या परसों की ही न्यूज़ है ये, बांग्लादेश पे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होते हैं? देखो इसमें से ना ज़्यादातर चीज़ों से क्वेश्चन आ चुका है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करना। BPSC ने सेपा के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया है, एक्टा होगा यहाँ कहीं पे, एक्टा के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया है, ये रहा एक्टा, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ चुका है, और FTA के बारे में भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो दिस इज़ वन ऑफ द फेवरेट ऑफ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखना। इसीलिए मैंने इसको सर्च करके इसको बनाया है कि ये जो 3 टर्म्स है ना, इन सबसे क्वेश्चन आ चुके हैं। सबसे पहले ये समझिए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ये मतलब होता है कि हमारे देश का कोई माल मतलब कि गुड्स, हमारे देश का कोई सामान श्रीलंका जाएगा, तो श्रीलंका उस पर कोई टैक्स नहीं लगाएगा एक्स्ट्रा। जैसे बंदरगाह पे जाती है चीज़, तो 100 रुपये की चीज़ है, उस पर मान लो 30 रुपये टैक्स ले लिया, तो वो तो ऑलरेडी 130 रुपये की हो गई। तो अगर हमें प्रॉफिट चाहिए तो उसको 130 से ज़्यादा हमें प्राइस में बेचना होगा ना, फिर वो चीज़ महंगी हो गई, और महंगी चीज़ कोई नहीं खरीदता। जिस चीज़ की जो कीमत है मार्केट में, लोग वही पे करके खरीदेंगे ना, उससे ज़्यादा एक्सेस तो नहीं देंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, डिस्करेज करने के लिए टैरिफ लगाते हैं। जैसे सपोज़ करो हमारा आम है, काफ़ी आम अल्फांसो वगैरह रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से, महाराष्ट्र से बहुत डिमांड है उसकी, यूरोप में, फ्रांस में, इंग्लैंड में खास करके बहुत डिमांड है। तो अगर वो उस पर टैरिफ लगा दें तो फिर क्या होगा, वो अनकम्पिटिटिव हो जाएगी ना, वहाँ की मार्केट में कोई ख़रीदेगा नहीं, एक्सेसिव प्राइस हो जाएगा। तो इस वजह से
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि दो देश आपस में ऐसा समझौता कर लेते हैं कि हमारे गुड्स पे, सामान पे आप ज़्यादा टैक्स मत लगाना, आपके सामान पे हम ज़्यादा टैक्स नहीं लगाएंगे। इट एम्स टू बूस्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लोस अमॉन्ग द मेंबर कंट्रीज़। ऐसे देश जो FTA करते हैं, आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, इन दोनों के देशों के बीच में व्यापार ओबियस है बढ़ेगा जब कोई बैरियर नहीं है। तो इंडियाज़ इम्पॉर्टेंट FTA किसके साथ है? इंडिया का FTA देखो, UAE के साथ है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ 2022 में हमने साइन किया था। गुड्स, सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के एक्टा है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट एक्टा। कब हुआ है? 2022 में। इंडिया और आसियान का FTA है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसी एक देश के साथ भी हो सकता है, किसी देशों के समूह के साथ भी हो सकता है। जैसे सार्क की मीटिंग में किसी में गए प्रधानमंत्री मोदी जी और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि चलो अब हम सार्क के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं। तो सार्क के जितने सदस्य देश हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, तो सभी के साथ हमारा FTA हो जाएगा इनकेस अगर ऐसा करते हैं तो। उदाहरण था ये। ओके। इंडिया साउथ कोरिया में सेपा हो चुका है, कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। निगोसिएशंस अभी किससे चल रहा है? UK से, EU से, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से और कनाडा से। इनसे बातचीत अभी चल रही है। कितने टाइप्स के होते हैं बायलैटरल? दो देशों के बीच में, जैसे इंडिया श्रीलंका या इंडिया पाकिस्तान के बीच में। मल्टीलेटरल एक ग्रुप के साथ, फॉर एग्जांपल आसियान के साथ या फिर सार्क के साथ। ओके। और कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेपा, ए ब्रॉडर फॉर्म ऑफ FTA विथ इन्वेस्टमेंट एंड डीपर इंटीग्रेशन। और फर्दर इसको डिटेल्स में जाके करते हैं, हायर स्केल पे करते हैं। तो वही चीज़ कंप्रहेंसिव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ही होता है विस्तृत। ठीक है। तो कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेपा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्लाइड, याद रखेंगे इसको। ठीक है, मिल जाएगा आपको PDF में। द बिहार मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट रिसेंटली इशूड ऑरेंज अलर्ट फॉर 12 डिस्ट्रिक्ट्स। अलर्ट कितने टाइप के होते हैं? अलर्ट्स जो हैं, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो किस मंत्रालय में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, ठीक है, इस मंत्रालय में आती है IMD। जैसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ओ सॉरी ये ना हिंदी में नहीं हुआ है, दोनों इंग्लिश में ही आ गया है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात है तो यहाँ पे बिहार मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात हो रही है। तो इन्होंने अलर्ट इशू किया। अलर्ट कितने टाइप्स के होते हैं? ग्रीन 4 टाइप्स के होते हैं, येलो, ऑरेंज और रेड, ये अलर्ट इशू करते हैं। ओके। ग्रीन अलर्ट है मतलब कि कोई अलर्ट नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। येलो अलर्ट है मतलब कि वॉचफुल रहें आप, ध्यान रखें, मौसम कभी भी बदल सकता है, कोई साइक्लोन आ सकता है, बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है, बाढ़ की स्थिति बन सकती है, तटवर्ती उसमें कोस्टल एरियाज़ में, तटों के पास सुनामी आ सकता है। तो वॉचफुल रहें, ध्यान रखें। ठीक है। ऑरेंज का मतलब है कि प्रिपेयर्डनेस करें, फिर तैयारी करें, खतरा है। और रेड का मतलब तो फिर डेंजर है ही फिर वो, तो ये याद रखेंगे। कॉशन पीपल अगेंस्ट अर्थक्वेक टू पोटेंशियली सीवियर वेदर कंडीशन। सीवियर वेदर कंडीशन, इसमें सीवियर वेदर कंडीशन में यही आएगा आपका, बहुत ज़्यादा बारिश, या बिहार में जैसे खास करके साउथ बिहार में ये घटनाएं बहुत होती है, लाइटनिंग की, आकाशीय बिजली गिरने की। हर साल बरसात के मौसम में, अभी आप पढ़ोगे न्यूज़ में आएगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी की डेथ होती है। तो उसके लिए भी अलर्ट इशू करते हैं, बारिश के लिए करते हैं, सुनामी वगैरह के लिए करते हैं, बंगाल वगैरह में कहीं साइक्लोन आ रहा है उसके लिए कौन करता है? IMD। यहाँ पे बिहार की बात हो रही है, बिहार मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अभी रिसेंटली 12 जिलों में किया था सीवियर वेदर कंडीशन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग की एजुकेशनल इनिशिएटिव हैज़ बीन रिसेंटली मेड मैंडेटरी इन गवर्नमेंट। देखो एक ना PM श्री योजना है, PM श्री, इसको अलाइन करना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से। इस योजना पे ही कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन बनाएंगे तभी इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है। पर्पस क्या है इसका? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आया है? 2020 में। तो इसका पर्पस क्या है PM श्री योजना का? कि जो स्कूल्स हैं
क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक के जो स्कूल्स हैं उनमें कंप्यूटर एजुकेशन देना है बेसिक डिजिटल लिटरेसी के साथ। बिहार के सभी स्कूलों में इसको मैंडेटरी कर देना है कि वहाँ पे कंप्यूटर एजुकेशन होनी ही चाहिए, याद रखेंगे। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी करना होगा हमें, वो किसी न किसी क्वेश्चन में या फिर किसी आर्टिकल के थ्रू करेंगे। और पीएम श्री योजना भी करेंगे। इन विच सिटी डिड 7th खेलो इंडिया कहाँ पर हुआ था? ये पटना में हुआ है, पाटलिपुत्रा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में, वहाँ पे हुआ है। पाटलिपुत्रा का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहाँ हुआ है। कुछ इवेंट्स इसके राजगीर, भागलपुर, गया वगैरह में भी हुए हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ इवेंट्स हुए हैं वहाँ पे। मेनली जो वेन्यू था वो पटना में था, पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। द प्रोलॉन्ग हीट वेव इन अप्रैल में कॉस्ट सिग्निफिकेंट क्रॉप डैमेज। अब देखो इस बार लू की सिचुएशन बहुत ज़्यादा थी अप्रैल और मई में। गर्मी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस कर गया था अपनी। तो कौन सी फसलों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ होगा? राइस होता है क्या अप्रैल मई में? धान की खेती होती है क्या? चावल नहीं, यहाँ धान होना चाहिए। चावल की खेती नहीं होती है, धान की खेती होती है। राइस का तो कोई सेंस नहीं बनाता, ठीक है। और बिहार में कहाँ चाय पत्ती और मसालों की खेती होती है? तो इसका भी देखो ऐसे एलिमिनेट करना भी सीखो आप। तो ये दोनों तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। बच क्या गया? ऑयल सीड्स एंड कॉटन। कॉटन भी इसकी खेती भी नहीं होती बिहार में। कहीं होती होगी संयोग से, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे तो नहीं होती। मैंगो होता है अप्रैल मई में, लीची होता है, और गेहूं की हार्वेस्टिंग भी होती है मार्च अप्रैल में, है ना। लेट हो गया तो मई तक चला जाता है। तो इस फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। What is total proposed capacity of power plant that 4 private companies are interested in setting at पीर 35? कहाँ पर है? भागलपुर में है। इसकी कैपेसिटी है 2400 मेगावाट। देखो इसलिए मैं कहता हूँ कई बार आप बाहर से भी न्यूज़पेपर देख लो ना, सिर्फ हेडलाइंस भी देख लो तो भी आपका काम हो जाता है। ये देखो इसके हेडलाइंस से किसी बार कुछ चाहिए नहीं। ये हिंदू का ही न्यूज़ है। कब का है? 28 जून 2025, मतलब अभी कुछ दिनों का ही है, 10-12 दिन पहले का। 4 प्राइवेट पावर कंपनीज शोइंग इंटरेस्ट इन सेटिंग अप 2400 मेगावाट पावर प्लांट। अब इससे पूछा क्या जा सकता है? कितनी प्राइवेट कंपनीज हैं? 4। कैपेसिटी कितनी है? 2400 मेगावाट। ठीक है, कितने प्लांट बनाएंगे? 800 इंटू 3। 8 इंटू 3 कितना होता है? 24। तो 800 मेगावाट के ऐसे 3 प्लांट बनाएंगे। ये देखो 800 मेगावाट ईच। कहाँ पर बनाएंगे? भागलपुर में, पीर 35 में। सिर्फ हेडलाइन से ही सारे क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चन प्रोबेबल हैं, हो गए। अब इससे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना होता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कास्ट सेंसस इन इंडिया। कास्ट सेंसस की बात हो रही है, जाति जनगणना। ये साल भर न्यूज़ में रहा है। देखो न्यूज़ में इसलिए रहा ना, 2011 में पहली बार कास्ट सेंसस हुआ, ये सही है। लेकिन गवर्नमेंट ने डाटा रिलीज़ नहीं किया। डाटा इसलिए नहीं रिलीज़ किया क्योंकि देखो पूरी पॉलिटिक्स ही कास्ट पे बेस्ड है ना। हमें यादवों का वोट चाहिए, हमें भूमिहारों का वोट चाहिए, हमें मुस्लिमों का वोट चाहिए, तो हमें हरिजनों का वोट चाहिए। इंडिया की पूरी पॉलिटिक्स ही कास्ट पे बेस्ड है। तो अगर एग्जैक्टली आप बता दोगे कि किस कास्ट की कितनी पॉपुलेशन है, कितनी जनगणना है, तो फिर पार्टियों को समझ में आ जाएगा कि इस कास्ट को छोड़ो, इस कास्ट को पकड़ो, उनकी आबादी इतनी है, सारा वोट उनका मिल गया तो हम इजीली जीत जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने सेंसस करवाया तो, लेकिन फिर कुछ पार्टियों ने, अब जो हारने वाली पार्टियां हैं वो डरने भी लगे कि डाटा अगर आ गया तो फिर हमको उतने वोट नहीं मिलेंगे। हम जिस कास्ट की तरफदारी करते हैं, जिसका झंडा उठा के घूमते हैं, उस कास्ट की आबादी तो कम है। ऐसा भी था। तो कई पार्टियों ने ये आरोप लगाना शुरू कर दिया कि इसमें गड़बड़ हुआ है, कुछ डिस्क्रिपेंसीज हुई हैं, डाटा गलत है। तो फिर गवर्नमेंट ने रिलीज़ ही नहीं किया इसको। स्टेट में क्या कहता है? द डाटा फ्रॉम 2011 सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस वाज पब्लिकली रिलीज्ड विथ फुल डिटेल्स। नहीं, ये गलत है, रिलीज़ ही नहीं किया कभी। कास्ट सेंसस इज कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये भी गलत है। किसने कराया था? ये याद रखेंगे, ये गलत है। थर्ड, किसने कराया था? रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर। कहाँ आते हैं ये दोनों? गृह मंत्रालय में, होम मिनिस्ट्री में। इसको लिख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। इससे डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा भी गलत हो गया। सम स्टेट्स लाइक बिहार ने खुद का कास्ट सेंसस करवाया हो। तो आप बिहार से आपको पता ही होगा कितने दिनों से न्यूज़ में है, खुद का करवाया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 सही है और 4 सही है। तो 1 and 4 ओनली, केवल 1 और 4। द कर्मन लाइन ऑफन मेंशन्ड इन द डिस्कशन ऑफ स्पेस ट्रेवल। कर्मन लाइन क्या होता है? देखो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ का
जो एटमॉस्फेयर है, तो सी व्हाट इज करमन लाइन। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, अभी एक्सियम 4 मिशन गया है स्पेस में, तो हमें कैसे पता चलता है कि हम स्पेस में हैं? कुछ जगह होगी ना कि हम इस जगह पहुंच गए तो हम स्पेस में आ गए। आप जो माउंट एवरेस्ट है उससे 100 फीट की ऊंचाई पे जाके ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि हम स्पेस में हैं। तो कौन सी जगह है जहाँ पहुँचने के बाद आप ये बोल सकते हो कि मैं स्पेस में हूँ? तो जो सी लेवल होता है ना, सी लेवल से जो समुद्र तल है उससे जब आप 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे चले जाते हैं, 100 किलोमीटर, तो आप कह सकते हो कि आप पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है उसके बाहर चले जाते हो, तो आप स्पेस में हो। ठीक है, 100 किलोमीटर के बाहर हो तो भी स्पेस में हो, 150 किलोमीटर के बाहर हो, 200 250, तो आप स्पेस में ही हो। तो सी लेवल से 100 किलोमीटर की हाइट, तो ये जो लाइन है ना, उसी लाइन को हम कहते हैं सी लेवल से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो लाइन बनेगा, जो आर्क बनेगा, उसको हम कहते हैं करमन लाइन। याद रखना, ये इंटरेस्टिंग भी है, वैसे भी ईजी है, याद रहना चाहिए। विथ रेफरेंस टू इंडियाज़ K6 मिसाइल, ये फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था K5 मिसाइल भी और K6 मिसाइल भी। K6 मिसाइल कैसा मिसाइल है? SLBM है, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। मतलब सबमरीन में आप पनडुब्बी में लेके गए, अमेरिका के तट पे लेके जाओ, अमेरिका पे लॉन्च कर दो। इसकी कोई रेंज नहीं है, जहाँ तक आपकी सबमरीन जा सकती है वहाँ तक आपकी मिसाइल चले जाएगी। ओके, आप ऐसा समझिए कि ट्रक पे माउंटेड एक मशीन गन है, तो मशीन गन की रेंज तो 1 किलोमीटर ही है, लेकिन उस ट्रक की तो कोई रेंज नहीं है ना। ट्रक को तो जहाँ लेके चले जाओगे वहाँ तक चले जाएगा। तो ये है SLBM, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, K6 मिसाइल। किसने बनाया है? DRDO ने, स्वदेशी निर्मित है। अब ये क्या कह रहा है? SLBM है, ये तो हमने देख लिया। इट इज़ बीइंग डेवलप्ड टू लॉन्च फ्रॉम इंडियाज अपकमिंग न्यूक्लियर सबमरीन। ये न्यूक्लियर सबमरीन से ही लॉन्च होगी। अभी इंडिया के पास कितने न्यूक्लियर सबमरीन है? INS अरिहंत, INS अरिघात और INS तीसरा जो आने वाला है अरिदमन। ये याद रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। INS अरिहंत, INS अरिघात, ये जो दोनों है ना, अरिघात और अरिहंत, ये हमारे बनाए हुए हैं, स्वदेशी हैं। और तीसरा बन रहा है अभी INS अरिदमन, अरिदमन। एक और था हमारे पास INS चक्रा, INS चक्रा, जो कि हमने लीज़ पे लिया था रशिया से, हमने बनाया नहीं था, लीज़ पे लिया था कुछ सालों के लिए रशिया से। वापस अभी रशिया गया है रीफिट के लिए, मतलब आप ऐसा कह सकते हो सर्विसिंग के लिए गया है वापस रशिया। तो ये भी सही है। इट हैज़ इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज एंड डिज़ाइन टू कैरी मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल MIRV ज़रूरी है समझना। इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज का मतलब क्या है? एशिया से आप लॉन्च करो, यूरोप में जाके गिरेगा, यूरोप से लॉन्च करो, अमेरिका में जाके गिरेगा। एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में, उसको कहते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज। MIRV क्या होता है? MIRV को आप ऐसे समझिए, यहाँ स्पेस नहीं है, इधर मैं समझाता हूँ। MIRV की हम बात कर रहे थे ना, MIRV, मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल। देखिए कोई मिसाइल है, हमने लॉन्च कर दिया ऐसे, यहाँ से हमने, कोई मिसाइल है, इसको हमने ऐसे, इस मिसाइल को हमने लॉन्च कर दिया। ये मिसाइल गया कहीं पे, ये अभी एटमॉस्फेयर में है, बाहर 100 150 200 किलोमीटर ऊपर है पृथ्वी से। अभी क्या होगा, इसका जो टॉप है ना, ये जो टॉप है इसका, ये खुलेगा, और इसको खुलने के बाद छोटे छोटे, सपोज करिए ये है ना, ये मिसाइल का टॉप है, इसके अंदर छोटे छोटे और 5 मिसाइल हैं। इसी को कहते हैं मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल। और ये सारे जो छोटे छोटे मिसाइल हैं वो अलग अलग इंडिपेंडेंट टारगेट्स पे जाके गिर सकते हैं। सपोज़ करो, मैं एग्जांपल देके बताता हूँ, दिल्ली के ऊपर अगर किसी ने MIRV लॉन्च कर दिया, सपोज़ करो चाइना ने, तो इसकी इतनी कैपेसिटी होती है कि एक मिसाइल नोएडा में गिरेगा, ठीक है, एक द्वारका में गिरेगा, एक कहीं रोहिणी में जाके गिरेगा, एक कहीं साउथ दिल्ली में जाके गिरेगा, क्योंकि वो 100-200 किलोमीटर ऊपर से आ रहे हैं ना। तो जब नीचे गिरेंगे तो उनके बीच में 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर का डिफरेंस होगा। मतलब एक मिसाइल से मल्टीपल टारगेट आपने वो कर लिए, इसी को MIRV कहते हैं। सिंपल है, ओके। विथ रेफरेंस टू इंडियाज़ K6, ये हमने कर लिया, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों सही हैं। इसमें MIRV टेक्नोलॉजी होगा। अभी वैसे हमारे पास जो अग्नि 6 है ना, अग्नि 5 और अग्नि 6 में ऐसा बोला जाता है कि
है टेक्नोलॉजी, लेकिन भारत सरकार उसको छुपा के रखती है, बताती नहीं है दूसरे देशों को। डिफेंस की ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान का जो रिसेंट कन्फ्लिक्ट हुआ था, इसमें भी कई लोग जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो बात कर रहे हैं कि कोई सीक्रेट मिसाइल था जो हमने इसराइल से ले रखा था, वो हमने लॉन्च किया है। अब उसका नाम क्या था किसी को नहीं पता। तो हमेशा किसी भी देश की फ़ौज कभी ये नहीं बताती कि हमारे पास XYZ ये हथियार है। कुछ ऐसे उनके हथियार होते हैं ब्रह्मास्त्र टाइप के, जो कि वो वॉर में यूज़ करते हैं। पता चल गया, डिस्क्लोज़ हो गया तो हो गया, अदरवाइज़ वो उसको टॉप सीक्रेट ही रखते हैं। विथ रेफरेंस टू प्रोजेक्ट एलिफेंट कंसिडर द फॉलोइंग। देखो एलिफेंट के बारे में ना ये चीज़ आप समझिए कि एक तो एलिफेंट कॉरिडोर घटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम जंगलों के बीच से हाईवे बना रहे हैं। तो एलिफेंट कैसा स्पीशी है, वो एक दिन में कई किलोमीटर ट्रैवल करता है। एलिफेंट एक जगह तो रहते नहीं है, उनका जो हर्ड होता है वो ट्रैवल करते हैं और वो 3-4 जिलों में घूमते रहते हैं, 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो बीच में आपने हाईवे बना दिया या कोई टनल बना दी, कोई रेलवे का ट्रैक बना दिया, तो एक तो उनका जो माइग्रेटरी रूट है वो डिस्टर्ब होता है। दूसरा फिर मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट के जो केसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। आप अक्सर सोशल मीडिया वगैरह पे देखते होंगे ना कि किसी ट्रेन ने टक्कर मार दिया हाथी को, ट्रक ने टक्कर मार दिया, तो वो इसी वजह से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो अपने जंगलों से निकल के हमारे हाईवेज़ पे आ जा रहे हैं, हमने उनके जंगलों में हाईवेज़ और रेलवे ट्रैक का एक जाल पूरा बिछा दिया है। तो इसीलिए प्रोजेक्ट एलिफेंट बनाया गया था, इस चीज़ से बचाने के लिए। उनको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने लॉन्च किया था, 2001 के आसपास किया था शायद। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। इट फोकसेस ऑन सोलली ऑन प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट विद इन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नहीं, ये गलत है। एलिफेंट को उनका जो प्रोटेक्टेड एरिया है ना उसके बाहर भी प्रोटेक्ट करने की कवायद करता है ये प्रोजेक्ट एलिफेंट। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है वैसे ये प्रोजेक्ट एलिफेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा गलत है, तो 1 और 2 आर करेक्ट। फैक्ट्स तो हम कर ही रहे हैं, फैक्चुअल के साथ ना ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आप करते जाइए। अब देखो इसी से अगर BPSC को बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछना होगा, न्यूज़ में क्या है प्रोजेक्ट एलिफेंट, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछना होगा तो आपसे पूछ लेगा किस स्टेट में सबसे ज़्यादा एलिफेंट है। अब बताइए किस स्टेट में इंडिया में सबसे ज़्यादा एलिफेंट है। वो आपका फैक्चुअल प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, जैसे 70s में ऐसे ही क्वेश्चन आए थे ना। लेकिन आप तैयारी इसकी करो, फैक्ट्स तो अपने आप हो जाएगा। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स हैं, याद रखेंगे। द UN80 इनिशिएटिव, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, कब बना था UN? थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि वीडियो ना लंबी हो जाती है। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर बहुत लेंदी हो रही है लेक्चर। लेंदी इसलिए होती है ना कि मैं चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन है तो उसके आसपास से भी क्वेश्चन बना सकता है कमीशन, तो वो इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दे दूँ। UNO कब बना था? 1945 में। तो अभी कितने साल हो जाएंगे? 80 साल हो जाएंगे। तो इसीलिए UN 80 इनिशिएटिव लॉन्च किया है, रिफॉर्म द UN सिस्टम अहेड ऑफ 80th एनिवर्सरी। इसका ये आंसर हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में उसकी 80th वर्षगांठ से पहले सुधार करना है। सबसे बड़े सुधार की क्या डिमांड है UNO में? जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जिन्हें ज़्यादा नहीं पता है, बेसिक जो GK है, एक बार ज़रूर देखेंगे P5 क्या होता है। P5 कंट्रीज़, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर हैं उसको P5 कहते हैं। तो आप एक बार देखेंगे P5 में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। अमेरिका है, रशिया है, फ्रांस है, और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। फॉल्कलैंड आइलैंड और टेरिटरी डिस्प्यूट, किन दो देशों के बीच में विवाद है फॉल्कलैंड आइलैंड को लेके। ये आपको वैसे याद हो जाएगा, इसके पीछे ना छोटी सी कहानी है, मैं आपको बता देता हूँ। आंसर तो इसका अर्जेंटीना एंड UK है। विवाद किसके बीच में है? UK और अर्जेंटीना के बीच में। लेकिन इसमें इंडिया का करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। कैसा नुकसान हुआ आप समझिए इसको। मैप में देखिए फॉल्कलैंड आइलैंड कहाँ पर है। ये आपका अर्जेंटीना है, ठीक है। यहाँ पर ये फॉल्कलैंड आइलैंड है। तो कब्जे में किसके है? UK के, यानी कि ब्रिटेन के, इंग्लैंड के। क्लेम कौन करता है? अर्जेंटीना, क्योंकि अर्जेंटीना से पास में है तो ऑब्वियसली वो क्लेम करेगा ही। अब इसमें इंडिया कैसे नुकसान हो गया? इंडिया का एक फाइटर प्लेन है LCA तेजस, हमने डिस्कस किया है पहले भी, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। ये पूरे वर्ल्ड का सबसे लाइट और सबसे अजाइल का मतलब होता है सबसे फुर्तीला और सबसे हल्का फाइटर एयरक्राफ्ट है। 4.5 जनरेशन का फाइटर प्लेन है। तो आपने कई मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, जब फाइटर प्लेन क्रैश होता है, जब अभिनंदन का फाइटर प्लेन क्रैश हुआ था पाकिस्तान में, तो गिरे कैसे थे? ऊपर से पैराशूट लेके गिरे थे ना। तो वो क्या आपने किसी मूवी में देखा होगा कि वो एक बटन प्रेस करते हैं और ऊपर की जो कैनोपी होती है फाइटर प्लेन की वो खुल जाती है, और सबसे पहले तो उनको ऊपर फेंकती है, फिर वो पैराशूट से नीचे आते हैं। देखा होगा ना ये फाइटर प्लेन कैसे जंप करता है। अगर फाइटर प्लेन में आग लग गई या कोई मिसाइल ने हिट कर दिया तो वो सडनली ऐसे ऊपर की तरफ जाते हैं, फिर पैराशूट से नीचे आते हैं। उसको कहा जाता है इजेक्शन सीट।
इजेक्शन सीट। अब इजेक्शन सीट बनाने में महारत किसको हासिल है? यूके को, यानी कि ब्रिटेन को। और ये जो हमारा फाइटर प्लेन है इसमें जो इजेक्शन सीट लगा है वो लगा है ब्रिटेन का। तो अर्जेंटीना ने कहा कि हमें आपका LCA तेजस बहुत पसंद है। किसको? इंडिया को। हम आपसे ख़रीदना चाहते हैं। नेगोशिएशंस भी हुई, काफ़ी आगे के स्टेजों तक बात पहुंच चुकी थी। चूँकि यूके की और अर्जेंटीना की लड़ाई चलती है फॉकलैंड आइलैंड को लेके, तो फिर यूके ने इंडिया को धमकी देना शुरू कर दिया कि अगर तुमने अर्जेंटीना को तेजस फाइटर प्लेन बेचा तो मैं तुम्हें इजेक्शन सीट ही नहीं दूंगा। तो प्लेन में इजेक्शन सीट कैसे लगाओगे? और इंडिया एज ऑफ नाउ हम इजेक्शन सीट नहीं बना सकते, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। कोशिश हम कर रहे हैं, DRDO लगी हुई है उसमें, लेकिन हम नहीं बना सकते। तो देखो दो देशों की लड़ाई में कैसे नुकसान होता है। इंडिया यहाँ से कितना दूर है? हज़ारों किलोमीटर दूर है। हमारा कुछ आइलैंड से लेना देना नहीं, फिर भी हमारे ट्रेड का नुकसान हुआ। ओके, अब याद रहेगा आपको फॉकलैंड आइलैंड और किसके बीच में लड़ाई थी? यूके और अर्जेंटीना के बीच में। इंडिया एम्स टू एस्टेब्लिश इट्स ओन स्पेस स्टेशन। इंडिया क्या चाह रहा है कि 2000, जैसे अभी ISS है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो 2035 तक इंडिया का खुद का स्पेस स्टेशन होगा, ऐसा मोदी जी का मानना है। और 2040 में हम मून पे यानी कि चांद पे इंसान भेजेंगे किसी मिशन में। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? एस्ट्रोनॉट्स टू द मून कब भेजेंगे हम? 2040 में। रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूस द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट्स। जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स होते हैं ना, इनका टारगेट रिड्यूस करके कितना कर दिया है? 60%। अब ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होते हैं? RBI ना बैंकों को निर्देश देता है कि आपको अगर 100 रुपये देना है लोगों में, 100 रुपये बांटने हैं, लोन देना है, तो उसमें से इतना परसेंटेज आप प्रायोरिटी सेक्टर में दीजिए। प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है? जैसे महिला उद्यमी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, या किसान है, ये लोग प्रायोरिटी सेक्टर में, बैंक बताती है एक लिस्ट की कौन कौन लोग प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं। ठीक है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं, ठीक है, या बच्चों का एजुकेशन लोन है। तो ऐसी चीज़ें एक लिस्टिंग आती है RBI की। तो कितना कर दिया है? 60%। आप जितना भी दे रहे हो लोन, आपके एडजस्टेड जो नेट बैंक क्रेडिट है उसका 60% आपको प्रायोरिटी सेक्टर में देना है। टोटल रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1974 में। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। कहाँ से इसकी घोषणा हुई थी? गांधी मैदान से। डेट क्या था? 5 जून। डेट याद करने की ज़रूरत नहीं है, डेट तो वैसे ही लोगों को याद रहता है। 5 जून को और क्या होता है? एनवायरनमेंट डे, पर्यावरण दिवस होता है ना। तो आप ऐसा इमेजिन कर लो अपने दिमाग में कि पर्यावरण दिवस के बीच में उसी दिन जाके जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा की थी। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? आप ईयर देखिए, 74, 24 और 25 में है ना अभी, इस वजह से ये बार बार आ रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। कहाँ के थे? JP जयप्रकाश कहाँ के थे? सारण डिस्ट्रिक्ट के। ये भी ध्यान रखेंगे। किस कॉलेज से पढ़ाई की थी, ये सब वगैरह भी आप सर्च कर सकते हो। एक बार VPSC ने पूछा था गांधी जी ने किस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है इंडिया में, मेरे ख्याल से 67 में पूछा था। तो JP का भी पूछ सकते हैं। व्हाट लेवल ऑफ यूरेनियम एनरिचमेंट इन ईरानियन साइट्स इज कंसिडर्ड नियरिंग वेपन ग्रेड। देखो यूरेनियम एनरिचमेंट जब होता है ना, जब वो 90% के पास पहुंच जाए तब उसको परफेक्ट माना जाता है। किस लिए उनको परफेक्ट माना जाता है? एटम बम बनाने के लिए, परमाणु हथियार बनाने के लिए। और IAEA जो है, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, इनको शक था कि ईरान ने अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट 60% से बढ़ा के 90% कर लिया है। इसलिए अचानक इजराइल ने और अमेरिका ने ईरान पे हमला किया। तो 90% का उनको डाउट था। और आप ऐसे भी समझिए कि 90% का जो ग्रेड होता है वो इसके लिए एनरिचमेंट के लिए चाहिए होता है, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसमें क्या है? बिहार बिगन इशूइंग आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हेल्थ IDs टू रेसिडेंट्स इंटीग्रेटिंग बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ। देखो बिहार उन पहले राज्यों में है जिसने आयुष्मान भारत के जो भी प्रोविजंस हैं उनको सबसे पहले फॉलो करना शुरू कर दिया, इसलिए बिहार के कॉन्टेक्स्ट में इम्पोर्टेंट है। बाकी आप आयुष्मान भारत की डिटेल्स आप इसकी देख सकते हो। लॉन्च कब हुआ था? 2021 में। विक्रम लॉक कैनाल बैंक सोलर पावर प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे लॉन्च हो रहा है? पटना में। द हेडक्वार्टर ऑफ OIC ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कंट्रीज़, इनका हेडक्वार्टर है जद्दा में। ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बाद सबसे बड़ी बॉडी है, 50-60 के आसपास इसके मेंबर हैं। और जब भी पाकिस्तान को मार पड़ती है तो वो हमेशा OIC में जाकर रोता है
क्योंकि वहाँ पे सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो जब भी पाकिस्तान के साथ इंडिया कुछ करता है, कुछ उसको मतलब स्ट्रिक्ट करता है, डिसिप्लिन करने की कोशिश करता है, तो पाकिस्तान भाग के सऊदी अरेबिया, यूएई इन कंट्रीज़ के पास जाता है। और ये कंट्रीज़ इंडिया को इतना प्रेफरेंस देते हैं कि एज ए गेस्ट, सुषमा स्वराज जी भी एक बार गई थी पाकिस्तान, जब फॉरेन मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज, पाकिस्तान ने धमकी दिया था कि अगर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को बुलाओगे तो हम नहीं आएंगे, जबकि पाकिस्तान मेंबर है ओआईसी का, हम तो इस्लामिक कंट्री नहीं है, हम तो मेंबर नहीं है। लेकिन इंडिया को इसलिए बुलाया जाता है कि इंडिया इस्लामिक कंट्री नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम्स तो इंडिया में रहते हैं, तो इस वजह से। और फिर हमारा जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो भी अच्छा है, तो धमकी देने के बावजूद भी सुषमा स्वराज जी को वहाँ पे बुलाया गया था। तो ये ओआईसी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, ये इसकी डिटेल्स है, आप देख लोगे। 57 मेंबर्स हैं। सऊदी अरेबिया, देयर आर प्रपोजल टू शिफ्ट इट टू रियाद इन फ्यूचर। अभी जद्दा में है इसके हेडक्वार्टर, बाद में रियाद में कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोटेबल फीचर ऑफ द अमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम। देखो भारत नेट प्रोग्राम में टारगेट क्या है ना कि 2.64 लैक्स, 2,64,000 गाँवों में इंटरनेट लगानी है। कम से कम 30 Mbps के ऊपर की स्पीड होनी चाहिए, डाउनलोड स्पीड, ठीक है। एक्चुअली करना क्या है, सारे जो ग्राम पंचायत हैं उनको, जो गांव का एरिया है उसको ब्रॉडबैंड से कनेक्ट करना है। तो फिर बहुत आने वाले समय में बहुत जल्दी ऐसा होगा कि आपके गांव में ही वाईफाई होगा, और जो लाइब्रेरी में आपको वाईफाई की स्पीड मिलती है ना, उससे अच्छी स्पीड आपको गांव में मिलेगी वाईफाई की। ये पर्पस है इसका। ये पीआईबी का न्यूज़ है, देखो, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का। ऑब्जेक्टिव क्या है मैंने बता दिया आपको कि 2,64,000 कुछ गाँवों को करना है। अभी इसमें ना ये सारी चीज़ें भी होंगी, देखो ई हेल्थ हो गया, ई एजुकेशन, बच्चों की पढ़ाई की बात कर लें, अगर ऑनलाइन क्लास ही आपको देखना है तो आप फिर इस सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हो। कितने ग्राम पंचायत? अराउंड 2.5 लैक्स। यही है भारत नेट प्रोजेक्ट आपका। अप्रैल की न्यूज़ है ये, रिसेंट ही है। तवी रिवर, आप लोगों ने कभी ट्रेन का नाम सुना है? जम्मू तवी। ये क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएगा, कई लोगों ने सुना होगा ना, जम्मू तवी ट्रेन चलती है एक, जम्मू के पास ही है, मतलब तवी। तवी एक रिवर है जो जम्मू से होके जाती है, जम्मू के पास से। और किसकी ट्रिब्यूटरी है? सहायक नदी किसकी है? चेनाब की। फ्लोज थ्रू जम्मू, ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब। जब कुछ भी एग्जाम में हिंट ना करे ना, तो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या जानते हो उसको भी याद करो, क्वेश्चन उससे भी हो जाता है। जम्मू तवी ट्रेन बहुत फेमस है, जो लोग वैष्णो देवी वगैरह जाते हैं वो जम्मू तवी होके ही जाते हैं। बाकी आप मैप में भी देख सकते हैं इस रिवर को। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग इज़ ऑब्जर्व एनुअली ऑन 26 जून। इसका इस बार का क्या है थीम? ब्रेक द साइकिल, स्टॉप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अभी 10 या 12 दिन पहले मैक्सिको के बारे में आप लोग जानते होंगे, वहाँ पे ये सब ड्रग्स वगैरह लेना देना, ड्रग्स का बिजनेस बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए अमेरिका ने मैक्सिको के पास दीवार भी खड़ी की है कि उस तरफ से स्मगलर्स और जो गैंगस्टर्स हैं वो इधर ना आए। अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है, नेशनल न्यूज़ में चला था काफ़ी, कि लोग पार्टी कर रहे थे मैक्सिको में, अचानक गोलियाँ चलने लगी और 20-26 लोगों की डेथ हो गई। तो वहाँ पर ड्रग्स का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ की बात कर रहे हैं ना, तो इस बार का थीम है ब्रेक द साइकिल, स्टॉप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। मैंने आपको बताया था कि जो इंटरनेशनल डेज होते हैं, इंटरनेशनल डेज़ के थीम पूछ लिए जाते हैं, जैसे एनवायरनमेंट डे का या वुमेन डे का थीम क्या है इस बार का। इलेमिया वॉल्केनो लोकेटेड इन द साउथ वेस्टर्न अलास्का इज बेस्ट डिस्क्राइब। कैसा वॉल्केनो है? आइस एंड ग्लेशियर कवर्ड स्ट्रेटो वॉल्केनो ओवर 3000 मीटर हाई। देखो अब स्ट्रेटो वॉल्केनो क्या होता है ना, एक तो होता है ये लेयर्स में होता है और स्टीप स्लोप होता है इसमें। मतलब जैसे वॉल्केनो है ना, जैसे यहाँ पे वॉल्केनो है तो ऐसे एकदम स्टीप स्लोप होगा, बिल्कुल ऐसे स्टीप स्लोप होगा, और लेयर्स में होते हैं इसके अंदर। जो मैग्मा या लावा जो होता है ना, वो लेयर्स में होता है। ये है स्ट्रेटो वॉल्केनो। तो अलास्का में है इलिमिया वॉल्केनो, इसकी बात हो रही है। इरप्ट हुआ होगा इसलिए न्यूज़ में है। वॉल्केनो तभी न्यूज़ में आता है जब वो इरप्ट होता है। इंडोनेशिया की वॉल्केनो की बात हो रही है। अभी रिसेंटली कौन सा इरप्ट हुआ है? माउंट रुआंग। वैसे भी पूरा का पूरा इंडोनेशिया जो है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे आता है। तो इंडोनेशिया में बहुत सारे हैं। माउंट मेरापी तो हमेशा न्यूज़ में रहता है, ये भी इंडोनेशिया का ही है। माउंट रुआंग एक बार देख लेंगे कहाँ पर है, किस आइलैंड में है, किस आर्कीपेलागो या किस आइलैंड में है। लोकेशन ये है देखो रुआंग की।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना के ना दो कंपोनेंट हैं, एक है अर्बन, एक है रूरल। तो अर्बन और रूरल, अर्बन मिनिस्ट्री करती है और रूरल जो पंचायती मिनिस्ट्री है वो करती है। तो इसकी आज का नहीं है, 2015 की योजना है। अब इसमें हमने टारगेट बनाया था कि 2022 तक सभी के पास मकान होंगे। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव है ना, अर्बन कंपोनेंट और रूरल कंपोनेंट दोनों आप देख लेंगे। क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, बेनिफिशियरीज इंक्लूड ओनली SC एंड ST हाउस होल्ड। ये गलत है। इसमें LIG लो इनकम ग्रुप, MIG मिडिल इनकम ग्रुप और EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी इसमें आवास मिलेगा। तो ये गलत हो जाता है। इट ओनली कवर्स अर्बन एरिया। ये तो ओबियस है ना, हम PM आवास योजना की नहीं बात कर रहे, PM आवास अर्बन की बात कर रहे हैं, शहरी क्षेत्र की। तो ये सही हो गया। 2015 में लॉन्च हुआ था, 2022 तक सबके पास आवास हो, ऐसा टारगेट हमने बनाया था। तो 1 और 2, केवल 1 और 2। आगे चलिए, व्हाट डज भारत फोरकास्टिंग सिस्टम एम। इसका पर्पस क्या है, देखो, भारत पूर्वानुमान प्रणाली। वेदर फोरकास्टिंग क्या होता है, कब बारिश होने वाली है, कब लाइटनिंग आने वाली है, कब सुनामी आने वाला है, यही तो बताना होता है ना, कब साइक्लोन आने वाला है। तो इसको और ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट करना, ये पर्पस है। प्रोवाइड 6 किलोमीटर ग्रिड बेस्ड हाई रेजोल्यूशन वेदर फोरकास्टिंग। कैपिटल चार्टर रिसेंटली साइंड बाय जी समिट। कहाँ हुआ है, अल्बर्टा कनाडा में हुआ है अभी G7 समिट, जहाँ की प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे। तो इन्होंने ये चार्टर बनाया है, कैपिटल चार्टर। किस लिए बनाया है, मॉनिटरिंग क्रिप्टो एसेट्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये है इसका आंसर। एक डिक्लेरेशन या एक आउटकम आप बोल सकते हो उस समिट का। ये चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। क्रिप्टो तो चलो 4-5 साल पुराना हो गया, लेकिन AI तो अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। विच टीम वॉन द 2023 का ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप। वेन्यू क्या था इसका, वेन्यू था लंदन। और किसने किसको हराया, साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। शायद इसका आंसर, क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, देखता नहीं हूँ, आप आंसर चेक कर लेना। वैसे जहाँ तक मेरी मेमोरी कह रही है साउथ अफ्रीका ही है। ये वेन्यू याद रखना, लंदन में हुआ था ये। ही हैड रिसीव द पद्मश्री इन 2019। देखो यहाँ पे ना शरद कमल की बात हो रही है, ये चेस के खिलाड़ी हैं, ठीक है। इनकी डिटेल्स क्वेश्चन में दी गई है कि कब कब क्या क्या जीता है उन्होंने, लेकिन ये बिहार के नहीं है। फिर आपसे क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि बिहार में ना अभी कोई टेबल टेनिस ऑर्गेनाइजेशन को टूर्नामेंट टाइप से चल रहा था, और ये काफ़ी समय शरद कमल पटना में थे। और किस लिए थे पटना में, वो प्लेयर्स ढूंढ रहे थे, टैलेंटेड प्लेयर्स टेबल टेनिस के, जिनको कि नेशनल लेवल पे जाके और अच्छे से ट्रेन करके आगे बढ़ाया जा सके। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था ना लास्ट वीडियो में भी कि बिहार का कोई स्पोर्ट्स पर्सन मेडल लेके आता है नेशनल में या इंटरनेशनल में, तो वो देखना है। और बिहार में ब्रांड एम्बेसडर बन के आ जाए, किसी वजह से बिहार में है, न्यूज़ में है, तो उनसे सवाल आ चुके हैं पास्ट में। तो शरद कमल बिहार के नहीं है, लेकिन बिहार में थे वो पटना में। विच आर द फॉलोइंग वंदे भारत रूट्स वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड एंड इज सपोज टू बूस्ट बिहार कनेक्टिविटी। पाटलिपुत्र गोरखपुर, ये है ना, कहाँ से लॉन्च किया है, PM मोदी ने सीवान से लॉन्च किया था। बिहार में कितने वंदे भारत हैं अभी, लास्ट में मैंने क्या बताया था आपको लास्ट सेशन में कि बिहार में मेट्रो कहाँ कहाँ बन रहे हैं। तो इसमें वंदे भारत आप देख लो, 8 वंदे भारत हैं टोटल, इंक्लूडिंग दिस पाटलिपुत्र गोरखपुर को मिला के टोटल अभी बिहार में 8 वंदे भारत हैं। अभी आपको देखना है 8 कौन कौन से हैं। वैसे सबका नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये 8 हैं, कल को 10 भी हो सकते हैं, आप सिर्फ नंबर याद रखो। कोई भी चीज़ 3, 4, 5 है, कहाँ कहाँ याद रखिए। कोई चीज़ 15 है ना, मान लीजिए बिहार में 15 जगह मेट्रो है, तो आपको याद नहीं करना है 15 कौन कौन से 15 शहर में, ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ये तो कॉमन चीज़ है, अगर आप गाँव से बिलोंग करते हो तो आपको पता ही होगा। गाँव के जो लोग हैं, किसान लोग, वेट करते हैं कि कब उनका आएगा। 2-2 हज़ार रुपये 3 इंस्टॉलमेंट में करके टोटल 6,000 दिया जाता है इनको। पर्पज़ क्या है, इनकम सपोर्ट करना है, एक फिक्स इनकम हो, मंथली इनकम, उनकी जो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसानों की वो पूरी हो जाए। व्हाट इज़ दिस ईयर थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। योगा क्या था, 21 जून को आता है, क्या था इंटरनेशनल थीम, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू एक्सेप्ट, ये हमने डिस्कस कर लिया पहले। कौन सी कंट्री थी जहाँ भी 5 देशों की यात्रा में मोदी जी गए थे, हमारा पहला ही क्वेश्चन था। जस्ट टू रिकॉल, ये मैं छोड़ दे रहा हूँ, आंसर याद करो आप। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पूरे लेंथ ब्रेड्थ में डिस्कस किया और ये भी बताया नेपाल पहला, भूटान पहला कंट्री था जिसने यूपीआई एक्सेप्ट किया, उसके बाद नेपाल ने किया। तो पहली अफ्रीकन कंट्री कौन सी थी, इसका आंसर आपको टिक करना है। मुझे पता है लेकिन मैं नहीं बताऊँगा, फर्स्ट क्वेश्चन में इसका आंसर है, ठीक है। तो दिस वाज इट फॉर टुडे सेशन। हम क्वेश्चन नंबर 100 पे आ गए। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से 150 करेंगे, नेक्स्ट में फिर 151 से 200, ऐसे करके हमारी जो नंबरिंग होगी ना इसी तरीके से चलते रहेगी, 1000, 1500 जितने भी हमें करने हैं। तो इसका नेक्स्ट वीडियो अब आएगा ट्यूसडे को, ओके, बिकॉज ऑन मंडे वी आर लॉन्चिंग अवर करंट अफेयर अर्पण कोर्स। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो बच्चे जिन्होंने अर्पण कोर्स ज्वाइन किया है, ऑलरेडी कर लिया है या करने वाले हैं, वो फिर आप इसमें टाइम वेस्ट मत करो। इसमें सफिशिएंट स्टफ है लेकिन ये सारा कुछ उसमें इंक्लूडेड है, रिजल्ट वही आना है, मतलब कवरेज उतना ही होगा, इससे और एक्स्ट्रा है उसमें चीज़ें, लेकिन एटलीस्ट ये चीज़ें तो कवर्ड है। और बाकी जिन्होंने किसी इंस्टीट्यूट में भी करंट अफेयर नहीं ज्वाइन किया है या किसी कारणवश नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसमें हम आपको 1000-1500 क्वेश्चन तो डायरेक्टली डिस्कस करा रहे हैं और डिस्कशंस के थ्रू आप जाओ, आपके मोर देन 3000 क्वेश्चन हो जाएंगे। स्टैटिक भी करवा ही रहा हूँ मैं साथ में, ठीक है, चाहे वो IR का स्टैटिक हो, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे जियोग्राफी का हो। लास्ट सेशन में हमने हिस्ट्री के बहुत सारे स्टैटिक देखे थे, आज हमने वॉल्केनोस वगैरह लोकेशन जियोग्राफी के देखे, कुछ में इकोनॉमिक्स का भी देखेंगे, फिर पॉलिटी का भी आज आपका आया, कॉलेजियम सिस्टम वगैरह। तो कॉलेजियम सिस्टम करंट अफेयर का टॉपिक नहीं है, वो स्टैटिक का टॉपिक है, लेकिन चूंकि न्यूज़ में है तो हमने वो करवा दिया। तो इस तरीके से आपका 20 to 30% सिलेबस स्टैटिक का भी हम टच कर देंगे जो करंट से रिलेटेड है। तो मिलते हैं हम फिर ट्यूसडे को इसके 3rd सेशन में। टिल देन आप हार्डवर्क करते रहिए, ठीक है। 3rd सेशन में मिलता हूँ। हैव अ गुड डे।